आपको आपका तरीका ढूंढना है। कोई यूनिवर्सल तरीका नहीं है कि ये तरीका ही मुझे सक्सेस दिला सकता है या पैसे बना के दे सकता है। जो सैलरी बना रहा है वो आपको एक ट्रेड में बनाना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्त। एक छोटी कंपनी कैसे बड़ी बनती है और एक छोटी कंपनी ईजी होता है उनको ग्रो फास्ट करना। ओवरऑल पोर्टफोलियो में 50% ड्रॉडाउन आ गया था। रिटर्न्स जो भी आ रहे हैं, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोसेस एंड डिसिप्लिन। मल्टी बैगर राइड करना is like running in a jungle with a torch. Chances of becoming multi-bagger is higher. We don't want to trade all. We want to trade the best. मुझे चाहिए 40, 50, 60, 100% ग्रोथ। कंपनीज के बेस्ट रिजल्ट्स आने के पहले उनका टॉप बन जाता है। मैं बोलूँगा माई गोल इज टू ओन द बेस्ट बिजनेसेस, येस, बट ड्यूरिंग देयर बेस्ट टाइम। प्रोसेस वही रहा, मास्टर इन वन। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में। अभी आज का पॉडकास्ट हम लोग बना रहे हैं सौम्या जी के साथ, और सौम्या जी ये पॉडकास्ट बनाने के लिए स्पेशली कोलकाता से यहाँ मुंबई आए थे। और आज के ये पॉडकास्ट में सौम्या जी ने अपना पूरा जो इन्वेस्टमेंट का इनका जो पूरा मेथड है और पूरी जो स्टाइल है ना, वो हमारे साथ एक्सप्लेन की है। और ये पॉडकास्ट में सौम्या जी ने हमें ये बताया है कि कैसे हम मल्टी बैगर ढूंढ सकते हैं ये 4 चीज़ को फॉलो करके। यहाँ पे सर ने अपना पूरा प्रोसेस बताया है, और ये मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा एक क्लास है। अगर आप इसको स्टार्ट से लेके एंड तक देखोगे ना, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ गारंटी से बोल सकता हूँ कि आज की ये पॉडकास्ट में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलने वाली है। और आप लोगों को एक पर्सन जो 2013 से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका आपको पूरा एक्सपीरियंस समझने में मिलने वाला है। तो आप लोगों से सिर्फ यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक अच्छा सा नोटबुक और पेन अपने हाथ में ले लो, बिकॉज ये पॉडकास्ट हमारे चैनल में अब तक का सबसे बड़ा पॉडकास्ट है। और आप इसको ऐसे मत देखो कि ये सबसे बड़ा है, क्योंकि जो बात इन्होंने बोली है, मैं एक्चुअली आप लोगों को ऐसे बोल सकता हूँ कि ये एक पॉडकास्ट नहीं है, ये एक तरीके से एक पॉडकास्ट के अंदर 4 पार्ट है। जो बेसिकली मैंने आप लोगों को बोला ना, 4 मेथड बताई है, 4 प्रोसेस बताया है कि आप कैसे एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ सकते हो। तो वो चारों चीज़ों को इन्होंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और चलो, अभी मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप लोग ये पॉडकास्ट को देखिए और आप लोग नोट्स लिखिए कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, और फिर मुझे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये पॉडकास्ट में से आप लोगों ने क्या क्या नई चीज़ें सीखी और क्या आप लोगों को एक अच्छी चीज़ समझ में आई है या नहीं। और आप लोगों को मैं शुरू में ही रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट में अपनी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड करता है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। देखो, ऐसे पॉडकास्ट बनाने के लिए ना हमारी बहुत मेहनत होती है। ये पॉडकास्ट बनाने के लिए मैंने 6 महीना इनसे फॉलोअप किया। उसके बाद जो ये कैमरे के पीछे जो आप लोग देख रहे हो, चेतन है, हमारी जो टीम है, एडिटिंग में भी बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप लोग लाइक और शेयर करते हो ना, तो हमारी टीम का एक मोटिवेशन बनता है और उससे मुझे भी अच्छा लगता है। और आप लोगों ने ये पॉडकास्ट में जो भी सीखा वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और चलिए, अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग डायरेक्ट जाते हैं पॉडकास्ट में और ये पूरा सीखते हैं कि इनका मल्टी बैगर ढूंढने का ये जो 4 मेथड है, 4 प्रोसेस है, वो क्या है। वेलकम सौम्या जी, वेलकम हमारे वीडियो में आने के लिए, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच विजय भाई कि आपने मुझे बुलाया। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ योर वीडियोस एंड बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आए हैं। मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है वीडियोस से, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ सीखने मिल ही जाता है। राइट। अगर आपका वो माइंडसेट हो, थॉट प्रोसेस हो, एंड यू नेवर नो कहाँ से क्या आप सीख जाओ और उसको कैसे अप्लाई कर पाओ। तो आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। थैंक यू सर। मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था जो रिसेंटली आपने किया था, और वही टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे आपको बुलाना है। और इसीलिए मैंने आपको जब मैसेज किया था, तो एक्चुअली आई वाज रेडी टू शूट ऑनलाइन ऑल्सो सर आपके साथ, बट सर ने मुझे खुद ही बोला कि विजय नहीं, अगर हमको करना है तो मैं आऊँगा तब करेंगे। तो सर कोलकाता से आए हैं यहाँ पे, उसके लिए थैंक यू। एंड सर, वो आपका जो पहले वाला पॉडकास्ट था ना, वो अगर आपको याद होगा तो वो 2 घंटे से ज़्यादा की टाइम का था। 3 घंटा हाँ, 10 मिनट। तो मैंने उसको एक्चुअली 2 दिन में देखा, क्योंकि जब मैं फ्री टाइम में था, मेरा ऐसा था कि मुझे वो पॉडकास्ट सुनना नहीं है, मुझे वो पॉडकास्ट प्रॉपरली देखना है, बिकॉज उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। एंड मेरा ऐसा है ना सर कि आपका जो एक मेथड है वो ऑलमोस्ट सेम मेरा भी ऐसा मेथड है, बट आप जो बहुत सारी चीज़ें करते हो ना, उसमें से आप समझ लीजिए कि जब आपका मैंने वो चेकलिस्ट देखा,
तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उसमें से मैं ऑलमोस्ट 80% चीज़ें तो कर ही नहीं रहा हूँ। तो मुझे बहुत ही ऐसा हुआ कि नहीं, अब जब सर आएंगे तो मैं उनसे सीखूंगा। तो आज का जो ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, जो पॉडकास्ट आप लोग देख रहे हो, इसमें आपसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ। मतलब मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं खुद पर्सनली सीखने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। तो सर डेफिनेटली हम आपसे आपकी मेथड समझेंगे, सीखेंगे, बट उससे पहले आप हमें बताइए कि आपकी मार्केट में जर्नी कैसे हुई। पहले तो आप सर मत बोलो, मेरे को बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। तो प्लीज़ यूज़ माय फर्स्ट नेम। एंड आपने बताया कि आपने अप्रोच किया, और मैं भी आपके वीडियोस कुछ देखा हुआ था यूट्यूब पे एंड ट्विटर पे भी देखा था, बिकॉज ये जो टैगलाइन है मास्टर इन वन, Right. ये मेरे को हमेशा बहुत अट्रैक्टिव लगा, और वो मेरे माइंड में रह गया। जब अपना बात हुआ तब भी मैंने आपको ये बोला था, Correct. बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ ऑल अबाउट building your skills to next level in one of the things that you do. You can do several things, but एक चीज़ में आपको वो expertise का गोल रखना चाहिए। And the other thing is कि फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को भी बोला कि मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि अच्छा तू बॉम्बे जा रहा है क्या, तो मैंने बताया कि हाँ विजय भाई ने बुलाया है ऐसा करके। ऑल्दो अपना भी ऐसा कोई पहले इंटरेक्शन नहीं हुआ था, और माई फ्रेंड ऑल्सो डज नॉट नो यू पर्सनली 1-to-1, एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी कि अरे वो बंदा तो बहुत तगड़ा लगता है, जेन्युइन लगता है मेरे को। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ ब्रांड दैट यू हैव बिल्ट, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग इट। सी नॉर्मली आदमी क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है जा रहे हो, अच्छा बात है, पीपल डोंट टेक इट वन स्टेप फर्दर, राइट। बट आपके लिए वो बोला कि मैं उसके टेलीग्राम चैनल को, ट्विटर को और उनके यूट्यूब को फॉलो करता हूँ, एंड ही लुक्स वेरी जेन्युइन। एंड सोशल मीडिया में आज के दिन में जो रेपुटेशन है यूट्यूबर का, बहुत लोगों का जिस हिसाब से हो गया है, उसमें से एक अलग से जेन्युइननेस का एक ब्रांड बनाना और होना इज अ बिग थिंग। सो कुडोज टू यू एज वेल। आई एम ग्लैड कि आपसे कनेक्ट हुआ, एटलीस्ट राइट चैनल पे है। देखो ये वही बात है ना सर, आप मतलब सौम्य जी, आपको कुछ आता है, आप मुझे सिखा रहे हो, और मुझे सीखने की जिज्ञासा है, इसीलिए मैंने आपको अप्रोच किया। तो वो आपके फ्रेंड को पहली बात तो थैंक यू बोलना, और उसका नाम भी मुझे बता दीजिए। बता दूंगा मैं हाँ आपको अच्छा, बाद चलो में। अभी यहाँ पे नहीं बता रहे, तो भाई थैंक यू, आपने मेरे बारे में अच्छा बोला। देखो जेन्युइननेस का बात ये है कि मुझे हमेशा ये लगता है कि आप जैसे हो ना वैसे दिखो, मतलब सोशल मीडिया पे भी, रियल लाइफ पे भी। Right. तो बस मैं वही कर रहा हूँ, मैं रियल लाइफ में जैसा हूँ वैसा ही 100% ऑन स्क्रीन लोगों को दिखता हूँ। तो मैं कभी कुछ छुपाता नहीं हूँ, और मैं कभी कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें करने की कोशिश नहीं करता जिसमें मेरा शॉर्ट टर्म गेन हो। Correct. अब आपको पता है स्टॉक मार्केट इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। Correct. अगर यहाँ पे आपको लंबा चलना है तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, और उसी वजह से हमने भी ये जो मास्टर्स इन वन की पॉडकास्ट की सीरीज़ है वो हमने शुरू की थी। एंड मैंने ये सीरीज़ में हमने आज तक 70 वीडियोस बनाए होंगे, कुछ वीडियो हमने पोस्ट ही नहीं किए। और अच्छा, हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ वीडियोस हम शूट कर लेते हैं, उसके बाद हमें उस पर्सन के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे कुछ फिशी है, तो हम उसको पोस्ट ही नहीं करते। Okay. अब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि आप गेस्ट बुलाते हो, बट वो गेस्ट बुलाने में भी बहुत टाइम लगता है। जैसे आपसे मैंने कनेक्ट किया था तो हमारी 2 महीने पहले बात हुई थी, शायद 2-2.5 महीने पहले। फिर टाइम भी मिलना मांगता है ना, कि या तो सर मुंबई आए या तो मैं वहाँ जाऊँ, तो वैसा होता है। तो खैर आपके वो फ्रेंड को थैंक यू बोल देना। एंड फिर मुझे उसका नाम भी बता देना। बताऊंगा मैं, तो मिला ये भी दूंगा जब yes, अगर हम मिला लोग देना। बॉम्बे आए एक साथ तो मैं आपको मिला भी दूंगा। यस तो सर अभी मैंने वो वीडियोस में बहुत कुछ सुना है वहाँ पे, बट मुझे ऐसा अभी एक वो फील हो रहा है ना, मैंने आपको वीडियो में देखा और आप अभी मेरे सामने ही बैठे हो। तो आपकी मार्केट में जर्नी कैसे शुरू हुई, कितने साल पहले आपने शुरू किया? बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना, सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, बट हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हमें क्या सीखना है। Right. बहुत लोगों के तो इतने साल चले जाते हैं कि उनको ये भी नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली मार्केट में करना क्या है। Correct. तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, उसका एक मुझे आप बता सको तो। पहले तो एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि काफ़ी सारे एग्जांपल्स एंड ऑल ये सब हम लोग लेंगे, तो स्टॉक्स डिस्कस्ड हियर आर स्ट्रिक्टली नॉट recommendations. These are examples to make you understand the concepts. If you wish to act on these stocks, then please consult your investment advisor who will be able to advise you based on the suitability of your risk profile. I might or might not have a position in the stocks discussed in the presentation. पूरा म्यूचुअल फंड वाला ऐड लगा, बट ये देना ज़रूरी है, इसलिए ये पहले ही दे देते हैं। पॉइंट ये है कि जैसा कि आपने बोला कि काफ़ी सारे लोग को समझ ही नहीं आता, उससे पहले मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर किसी ने पहले भी पॉडकास्ट देखा है
जिस पॉडकास्ट का आप रेफरेंस ले रहे हो कुशल के साथ, तो इस पॉडकास्ट में मैंने पीपीटी पूरा चेंज किया है, काफ़ी सारे नए एग्जांपल्स दिए हैं और थॉट प्रोसेस भी रहेगा। तो ऐसा मत सोचना अगर किसी ने देख लिया तो कुछ नया नहीं मिलेगा, वो इंटेंशनली हमने वैसा किया है। तो आई होप कुछ वैल्यू ऐड हो पाए सबके लिए। तो मेरा जर्नी मार्केट में, माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। ही वॉज अ बिजनेसमैन, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में भी सेविंग्स अपनी डालते थे। वो आईपीओ के टाइम का बात है जब आईटीसी का आया, फॉर्म भर दिया उस टाइप से। लेकिन by the time I came in market, he is and he will always be my role model, but तब तक वो रहे नहीं थे। बट उनसे मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो सीखी है वो ये थी कि हार्डवर्क कैसे करते हैं। बिकॉज बहुत लोगों से पूछा जाता है कि आपके रोल मॉडल कौन है, हम अपने बोल सकते हैं टाटा, अंबानी, बिरला, कुछ भी बोल सकते हैं, बट आई डोंट नो हाउ दे लीड देयर लाइव्स। मैं अपने दादाजी को सुबह से शाम देखता था वो क्या कर रहे हैं, किस हिसाब से जा रहे हैं। और एक पॉइंट तो ऐसा था कि जब मैं स्कूल में था तो मुझे ऐसा लगता था कि माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू गेट अप एट 5 o'clock। मैं ऐसे रहता था कि मुझे 1 मिनट पहले उठना है, लेकिन दादाजी से पहले उठना है। जितना मेहनत ये करे उतना मेहनत मैं कर लूँगा तो कोई और लेवल पे चले जाऊँगा। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस आई हैड फ्रॉम हिम। बट उनसे मैंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी, मैं देखता था कि वो इकोनॉमिक टाइम्स रिगरसली पढ़ते थे, CNBC थोड़ा बहुत देखते थे, और उस समय फिजिकल बैलेंस शीट्स हमारे घर आती थी। तो मैंने ये जाना कि मैं पूछता था ये क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। जब मैं एक कॉमर्स का स्टूडेंट बन गया, 11-12 में था, थोड़ा बहुत समझ आ गया। इवन उसके पहले भी पूछता था मैं कि ये क्या चल रहा है। तो वो यही बोलते थे कि कोई भी प्रोडक्ट है उसका घर में जैसे शैम्पू आ रहा है, साबुन आ रहा है, उसका लेबल पढ़ो, देखो कौन सी कंपनी बना रही है। तो वो एक चीज़ है जो मेरे साथ रह गया था। एंड मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हीं का ब्लेसिंग्स है जो मार्केट में कुछ ना कुछ डायरेक्शंस मेरे को बाय गॉड्स ग्रेस मिलते रहता है। एंड जब मैं पढ़ के वापस आया तो मुझे ऐसा था कि यार ये तो थियोरी पढ़ी है, बिकॉज मेरी पढ़ाई फाइनेंस में ही थी। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैंने किया था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। आई वाज आल्सो डूइंग CA एंड CS। बट मुझे ये समझ में आया कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन थियोरी एंड प्रैक्टिकल। एंड ये एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ कहीं पे भी कि कई बार अपने को ऐसे लगता है ना कि अपने फाइनेंस पढ़ के आए हैं तो फिर अपने को आता ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इट इज़ जस्ट लाइक कि अगर आप शेफ़ हो, दिस इज़ माई फेवरेट एग्जाम्पल। तो दो शेफ़ है, एक इंडियन में स्पेशलाइज कर रहा है, एक एशियन में कर रहा है। अब एशियन वाले को इंडियन बोलेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं बना पाएगा। तो इवन इफ़ यू आर अ CA और अ CS और यू हैव डन MBA इन फाइनेंस और वॉट एवर यू हैव डन, आपको स्टॉक मार्केट के लिए ये माइंडसेट रखना पड़ेगा कि इसकी पढ़ाई अलग है, इसमें एक्सपर्टीज करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे वो एक माइंडसेट था। और जब मैं आया तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो लोग कर चुके हैं उनसे सीखना है। और उस समय सोशल मीडिया ये सब का पेनिट्रेशन उतना ज़्यादा नहीं था। मतलब जो बेस्ट फॉलोड पीपल थे सोशल मीडिया में, दिस वॉज 2012-13, दे हैड 2500-3000 ट्विटर पे फॉलोअर्स। तो मैं इतने नोट्स बना के देता था। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई फंडामेंटल से ही। एंड मैं उनको बोलता था मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे सीखना है। और मैं जिस सिटी में होते थे, जितने इवेंट्स होते थे स्टॉक मार्केट रिलेटेड, मैं सब में पहुंच जाता था। एंड हमेशा यही माइंडसेट रहता था कि वो एक लाइन, एक चीज़, क्या करना है वो तो सीख ही सकते हैं, क्या नहीं करना है वो भी सीख सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये करके मेरा ब्रेन ना पूरा खुल गया। क्योंकि क्या हुआ, मैंने एक इन्वेस्टर से मिला जो डाइवर्सिफाइड है, एक है जो कॉन्सेंट्रेटेड है, एक है जो वैल्यू फॉलो कर रहे हैं, एक है जो ग्रोथ फॉलो कर रहे हैं, एक है जो मोमेंटम फॉलो कर रहे हैं। बट इन सब में कॉमन चीज़ ये थी कि इन सब ने बहुत पैसा बनाया और बहुत सक्सेसफुल थे अपने अपने फील्ड में। तो उससे ये समझ में आया कि द आंसर लाइज विद इन, नॉट आउटसाइड। आपको आपका तरीका ढूंढना है। कोई यूनिवर्सल तरीका नहीं है कि ये तरीका ही मुझे सक्सेस दिला सकता है या पैसे बना के दे सकता है। आप क्रिकेट में भी देख लो, एक रोहित शर्मा है वो अलग तरीके से खेलता है, विराट अलग तरीके से खेलता है, द्रविड़ अलग तरीके से खेलता है, सहवाग अलग तरीके से। अगर सहवाग द्रविड़ की तरह खेले और द्रविड़ सहवाग की तरह खेले तो शायद वो दोनों टीम्स में ही नहीं होंगे। करेक्ट। तो आपको अपना स्टाइल समझना है और आपको उस पर वर्क करना है। एंड ये स्टाइल समझना भी कोई ईजी चीज़ नहीं है। मतलब यू विल हैव टू एक्सप्लोर, बट यू नो देयर विल बी समथिंग दैट कम्स वेरी नेचुरली टू यू, जो आपके बिलीफ सिस्टम से मैच करेगा।
और वो आपको लेके चलना है आगे। तो जब मैं इन सब से मिला तो मुझे यही समझ में आया, एंड दैट इज़ व्हाट हेल्प मी अ लॉट। एंड इनफैक्ट उस समय वो मोदी जी भी अनाउंस हुए थे कि ही विल बी द पीएम, ही वाज द पीएम कैंडिडेट, एंड बुल मार्केट स्टार्ट हो गई। सो दैट वाज, आई वाज फॉर्चुनेट टू हैव स्टार्टेड देन। सो यू नो 2014 के बाद 2013 हाँ 13 सितंबर में Okay. मोदी जी हुए थे। ओके एंड थोड़ा बहुत मैं उसके पहले करता था, बट इसके बाद ज़्यादा सीरियसली मोर और लेस फुल टाइम करने लगा, और तुरंत पैसे भी बनने लगे, तो इंटरेस्ट भी आने लग गया कि और सीखना है और करना है, एंड दैट इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो मतलब एक आपकी जर्नी में एक पॉजिटिव चीज़ ऑब्वियसली ये थी कि आपके घर में भी आपके दादाजी करते थे। हाँ तो आपने वो एक चीज़ों को समझा था पहले से ही कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ एंड आपने भी जो पढ़ाई की है उसमें भी ये चीज़ें आई थी। फाइनेंस। हाँ एंड आपने जो ये बोला कि आपने बहुत सारे लोगों से मिला जो बेटर थे ये फील्ड में और आपने उनसे सीखा। तो आपको याद है आपने पहले आप कैसे काम करते थे, कैसे ट्रेड करते थे, और आपने धीरे धीरे वो चीज़ों को कैसे बदला, वो याद है आपको? एकदम, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आज भी मैं जिस चीज़ की बात करने वाला हूँ, अगर अपने 2 साल बाद वापस मिलते हैं, हाँ 2-3 साल बाद, और अगर कट कॉपी पे सेम रहता है, मतलब आई हैव नॉट ग्रोन। आई एम नॉट सेइंग कि आज मैं कुछ कर रहा हूँ 2 साल बाद कंप्लीटली डिफरेंट करूँगा, बट कुछ एनहेंसमेंट लेवल आना चाहिए, कुछ ऑब्जर्वेशंस आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग फुल टाइम इसी को दे रहे हैं। तो कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि अरे यार 3 साल पहले मैं ये कर रहा था, इतना सिंपल चीज़ मेरे माइंड में कैसे नहीं आया, जो हम लोग आते हुए गाड़ी में भी बात कर रहे थे। तो आई फील इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, यू हैव टू कीप ग्रोइंग। एंड इनिशियली जब मैं स्टार्ट किया था, तो एज आई टोल्ड यू दैट आई फोकस्ड ओनली ऑन फंडामेंटल्स। दैट ऑल्सो बहुत ही वेग सेंस था फंडामेंटल्स का, उतनी समझ नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई स्मॉल कैप लेता ही क्यों है, ये सब तो फ्रॉड होते होंगे। फिर धीरे धीरे जब मैं इन लोगों से मिला, मुझे समझ में आया कि एक छोटी कंपनी कैसे बड़ी बनती है, और एक छोटी कंपनी इजी होता है उनको ग्रो फास्ट करना, एंड ग्रोथ का क्या वैल्यू होता है, पढ़ पढ़ के समझ में आया। मैंने काफ़ी बुक्स भी पढ़ी। अगर किसी को स्टार्ट करना है तो आई वुड रेकमेंड, जो मेरा फर्स्ट बुक था स्टॉक मार्केट का, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। तो अगर कोई पढ़ेगा तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका रिलेटेड होगी, उनको स्किप कर दो, लेकिन उसका थॉट प्रोसेस लेने का कोशिश करो, बाई व्हाट यू सी। तो कोई भी एक चीज़ पकड़ के अगर आप चालू करते हो आपकी जर्नी, तो चीज़ें आसान हो जाती है। तो इनिशियली वही था। फिर ये बुक पढ़ा तो बाई व्हाट यू सी समझ में आया, तो उस पर काफ़ी फोकस हो गया। तो आई रिमेंबर उस टाइम मैंने रिलैक्सो लिया था, आइशर मोटर्स लिया था, पेज इंडस्ट्रीज़ ली थी, क्योंकि वो बाई व्हाट यू सी इतना ज़्यादा माइंड में आ गया था। तो इनफैक्ट पैसा भी बन गया, क्योंकि बुल मार्केट भी था, एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दीज कंपनीज वर डूइंग वेल एज वेल। अनदर थिंग जो मैं देखा कि कैसे 52 वीक हाई, जो मेरा कोर प्रिंसिपल रहता है कि स्ट्रेंथ के साथ जाना है, कैसे आया कि मुझे लगता था मैं मार्केट में क्यों आया हूँ, ये मल्टी बैगर्स या बड़े रिटर्न्स बनाने के लिए, राइट। तो इनका जब मैं जाके चार्ट्स देखता था, टेक्निकल्स नहीं आता था, ऐसे ही जो ग्राफ देखते हैं, हाँ। तो ये दिखते थे हमेशा ऊपर ही जा रहे हैं, पीडीलाइट, एचयूएल, ये वो ऐसे ही जाए जा रहा है। तो ये लगता था ये तो हाई पे हाई बना रहे हैं। तो मुझे समझ में आया कि अगर आपको मल्टी बैगर्स चाहिए तो प्रोबेबिलिटी, अगर आप हाई बनाते वाले स्टॉक में ले रहे हो, क्योंकि कोई स्टॉक मल्टी बैगर बन ही नहीं सकता हाई बनाए बिना। तो ये नाइव एक थॉट प्रोसेस था, बट उस पर फिर मैं बिल्ड करने लगा कि मैंने सारे स्टॉक्स जो हाई मार रहे हैं उनको रेगुलरली मैं स्टडी करने लगा। 2008 से हर वीक जो स्टॉक्स हाई मार रहे हैं उनको मैं बैक टेस्ट करने लगा, तो वहाँ से वो वाली चीज़ बिल्ड हुई। और फिर 2020 में जो मेरा मोमेंटम पोर्टफोलियो था वो तो सेल हो गया था, क्योंकि मैं टेक्निकल्स तब तक सीखने लग गया था, सीख चुका था काफ़ी हद तक। बट मेरा जो फंडामेंटल पोर्टफोलियो उसमें 50%, ओवरऑल पोर्टफोलियो में 50% ड्रॉडाउन आ गया था। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि रिस्क मैनेजमेंट को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फिर वो वाली जर्नी स्टार्ट हुई। सो इट इज़ जस्ट लाइक अ बिग प्रोजेक्ट, एंड उसमें आप पार्ट्स को एनहांस और इम्प्रूव किए जा रहे हो। करेक्ट। आप एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लेके बैठे हो, एंड आप उसको जैसे होता है ना, एक एक जगह स्क्रू टाइट किए जा रहे हो Correct. और इम्प्रूव किए जा रहे हो। तो ये मतलब आपका ये जो प्रोसेस है आप मुझे वो बताइए, और आप कैसे पूरे आपके स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है,
या फिर आपका एंट्री एग्जिट का क्राइटेरिया है, वो आप मुझे एक बता सको ना, तो हमारे लिए वो एक कनेक्टिबिलिटी रहेगा, लोगों को भी समझेगा। और आप टेक्निकल को कितना इम्पोर्टेंस देते हो और फंडामेंटल्स को कितना इम्पोर्टेंट देते हो, ये भी आप मुझे बताइए। परफेक्ट। तो पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो मेरा तरीका है, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो सही तरीका है। सही तरीका बहुत कुछ हो सकता है, मतलब हर तरीका ही सही है, आपको उसमें एफर्ट्स डाल के उसको अपना बनाना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल सा बात हम लोग लेते हैं, ब्रेकआउट। अब मेरे लिए जो ब्रेकआउट है, आपके लिए जो ब्रेकआउट है, XYZ के लिए जो ब्रेकआउट है, हर एक का ब्रेकआउट का डेफिनेशन अलग हो सकता है। इन द सेंस कि डेफिनेटली एक चार्ट है, वहाँ से निकला है कैंडल, तो आप बोल रहे हो कि ब्रेकआउट है। जैसे आपके लिए ब्रेकआउट क्या हुआ, यू स्पेशलाइज इन लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स, मल्टी ईयर ब्रेकआउट। किसी के लिए वो हो सकता है कि स्मॉल बेसिस ब्रेकआउट, किसी को हो सकता है कि खाली 52 वीक हाई में ब्रेकआउट्स देखना है। तो हर एक का तरीका अलग हो सकता है, तो इसीलिए कोई एक तरीका नहीं है मार्केट अप्रोच करने का। मैं जो भी बोलूँगा यहाँ पे वो मेरा तरीका है एंड वो मेरे लिए वर्क करता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली वही तरीका है काम करने का मार्केट में। पहला तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रोसेस। आप रैंडम हो के, अगर आपको ये लगता है कि मुझे मार्केट में 30-40 ईयर्स रहना है या इसमें पैसे बनाने हैं, तो आप रैंडम हो के कंसिस्टेंटली पैसे नहीं बना पाओगे। बिकॉज एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि अगर आज मेरे पास कोई प्रोसेस नहीं है या मेरी कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, तो मैं किस बेसिस पे स्टॉक्स ले रहा हूँ। टीवी पे कोई कुछ बोल दिया, मैं वो पढ़ने लग गया। आज पार्टी में किसी से मिल लिया, वो पढ़ने लग गया। कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने लिख दिया, तो हो सकता है एक अच्छे फेज में पैसा बन जाए, लेकिन क्या कंसिस्टेंटली वो एक तरीका है जिससे आपके पास स्टॉक्स आए और आप पैसे बना पाओ। क्योंकि जब तक प्रोसेस नहीं रहेगा वो धंधा नहीं बनेगा। तब तक वो स्पेक्यूलेशन ही रहेगा। आपको अगर एक चीज़ को धंधा में कन्वर्ट करना है तो आपको एक प्रोसेस लाना पड़ेगा उसके अंदर। तो बिफोर वी स्टार्ट अबाउट व्हाट इज़ द प्रोसेस, मैं रूटीन्स पे बहुत ज़्यादा वेटेज देना चाहूँगा। बिकॉज रूटीन्स के बारे में मार्केट में बहुत कम बातें होती हैं कि आपका एक रूटीन होना चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट है, वो पढ़ता है तो उसका एक रूटीन होता है कि इतना बजे मेरी टीचर आएगी, इतना बजे स्कूल जाना है, इतना बजे आना है। अगर आप कोई और बिजनेस कर रहे हो, जो भी आपका शॉप है या आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो या आप जॉब कर रहे हो, आपका एक रूटीन है, आप उस रूटीन से चलते हो। तो अगर मार्केट को भी पॉइंट ये है कि जितना ज़्यादा हो सके उसको एज अ बिजनेस करना है, ताकि आपका वो स्पेक्यूलेशन का एंगल कटते जाए। करेक्ट, राइट। तो रूटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई लिव एंड डाई बाई रूटीन्स। आई फील मेरे को ऑनेस्टली कहीं पे लॉस हो जाए, सबको होता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता एज लॉन्ग एज आई एम फॉलोइंग माई रूटीन्स। इम्पॉर्टेंट ये है कि डिसिप्लिन नहीं टूटे, क्योंकि अगर डिसिप्लिन टूटा, सो आई डोंट फियर मेकिंग लॉसेज, आई फियर ब्रेकिंग द डिसिप्लिन। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज रिटर्न्स जो भी आ रहे हैं, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोसेस एंड डिसिप्लिन। इट इज़ नॉट कि दूसरों को या जो शायद आज लर्निंग फेज में हैं या सभी लोग लर्निंग फेज में हैं, मैं भी लर्निंग फेज में हूँ या थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में, मुझे ऐसा लगता है द ओनली एज आई हैव इज नॉट नोइंग मोर। एवरीबडी नोज एवरीथिंग, या इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, इतने लोग अच्छा काम करें, सब कुछ सारी बुक्स आपको सामने मिल जाएंगी, बट इट इज़ अबाउट हैविंग दैट डिसिप्लिन टू डू थिंग्स एवरी डे कंसिस्टेंटली विदाउट फेल। तो रूटीन के बारे में मैं अपना अगर आप बोलो तो मैं शेयर कर सकता हूँ। यस बताइए क्या रूटीन है। मैं ये चीज़ तो मैंने आपसे ही सुनी है सच में कि ये रूटीन भी ऐसा हो करना चाहिए। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने तो सुनी होगी शायद, बट एज अ ट्रेडर मैंने ये पहली बार सुना है किसी ट्रेडर के मुंह से। हाँ, तो बेसिकली क्या होता था, क्यों ये बनाया, इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी दे देता हूँ। कई बार क्या होता है ना कि अपने को सारा चीज़ पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं अपने स्टाइल के हिसाब से, लेकिन क्या होता है कभी आप बिजी हो गए, कभी आप यहाँ वहाँ चले गए, या मार्केट कभी डल है तो आपको लगता है अरे यार क्या करना है, आपके माइंड में ही नहीं आ रहा है क्या क्या करना है, आपको लगता है हाँ चलो देख लेंगे। या तो अगर आपके पास एकदम सामने रहता है कि मुझे ये चीज़ें करनी है, तो इट गिव्स यू ऑब्जेक्टिविटी एंड ये आपको फोमो और ये सब से भी बचाता है। कैसे बताऊं कि
आज अगर हम लोग 4 चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो 10 चीज़ें ऐसे हैं जो हम लोग फॉलो नहीं कर रहे। अगर मेरे पास एग्जैक्ट रूटीन नहीं होगा, आई डोंट नो व्हाट माय रियल सिलेबस इज, करेक्ट, तो मुझे क्या लगे, अरे यार ये तो कन्वर्जेंस ऑफ मूविंग एवरेज था, ये तो मेरा मिस हो गया, ये मिस हो गया, वो मिस हो गया। अब मुझे एग्जैक्टली पता है मुझे क्या करना है। अगर मैं इतना चीज़ कर पा रहा हूँ तो आई एम डूइंग जस्टिस एंड मैंने अपना पढ़ाई पूरा किया। जैसे हम स्टूडेंट थे तो हमें पता था ये बुक है, इसको कंप्लीट करना है, और जब आप वो बुक कंप्लीट करके जाते थे एग्जाम में तो जो बाहर से क्वेश्चन आता था, कई बार हम बोलते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, तो वो समझ में आता था कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो आपको पता था कि इसमें भर दो, आपको मार्क्स तो मिल ही जाएगा क्योंकि टीचर को भी पता है आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन जो इंसान अपना सिलेबस पूरा करके नहीं गया है उसको उस समय क्या लग रहा है, उसको ये लग रहा है कि अरे यार ये मैंने पढ़ा नहीं होगा, तो उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आंसर करने का। तो जब मैं अपना सिलेबस पूरा करके जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कि अगर कोई मूव छूट भी रहा है या कुछ मेरे से छूट रहा है तो वो मेरे लिए था ही नहीं, तो मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है उसका। आपको पता है कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है। करेक्ट। और मेन थॉट प्रोसेस इसके बिहाइंड ये रहता है ना कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये मिस हो गया, ये रह गया, ऐसा बहुत फोमो होता है जो भी मार्केट में सबको पता है। लेकिन द सेकेंड क्वेश्चन मैं अपने आप से ये पूछता हूँ कि मिस हो गया वो एक्सेप्टेबल है, जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ अभी उसी को क्या मैं बेटर कर सकता हूँ, या उसमें से ही नहीं मिस हो, क्या उसी को मैं बेस्ट कर पा रहा हूँ, तब तो मैं बाहर के मिसेस का सोचूं। करेक्ट। अगर इसी को नहीं कर पा रहा हूँ तो इसी में देखूँ कि कैसे कम मिस कर सकता हूँ। सो दैट इज़ द होल थॉट प्रोसेस। एंड तो ये रूटीन ऐसे बहुत बड़ा लगेगा अगर आप करते नहीं हो, बट ऐसा नहीं है, कोई कोई चीज़ें 1-2 मिनट ही लेती हैं, बट ब्रेन पे लोड नहीं देने के लिए मैंने सब कुछ लिख दिया है। और मैं क्या करता हूँ, इसको फिर प्रिंट आउट करवाता हूँ PDF में, और फिर बाइंडिंग करा लेता हूँ 20 to 23 डेज का, क्योंकि मंथ में वही होते हैं, और फिर एक एक चीज़ को कट करते जाता हूँ। ये बुक मैं हमेशा कैरी करता हूँ, अभी भी मेरे पास है, यहाँ पे नहीं बट मैं कैरी करता हूँ। तो जैसे चेक टुमारो लिस्ट है यहाँ पे, तो जैसे कुछ अगर स्टॉक आप पढ़े हो या कोई आपके टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से कुछ रेडार पे आया है तो उसको डाल लिया। कई बार अपने साथ ऐसा होता होगा ना कि रात को अपने सोचे कि सुबह ये लेंगे, बट समाउ सुबह क्लिक ही नहीं किया, सुबह भूल गए, फिर वो चल गया, अपने सोचते अरे यार ये सोचा था लेंगे, लिया नहीं। वीकेंड में बहुत होता है। तो इसीलिए टुमारो लिस्ट है, तो वो एक अलग लिस्ट बना लो, ट्रेडिंग व्यू में या कहीं पे लिख लो, तो आपको सुबह उठते ही पहला चीज़ वो देखना है। करेक्ट, क्योंकि अपने इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं और फिर लिया ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। ओपन पोजीशंस देखना है, जो भी मेरी ओपन पोजीशन है उनमें कोई अनाउंसमेंट आया हो, कुछ टेक्निकली क्या है या कोई स्टॉप लॉस लगा हो, वो एक बार ध्यान दे दो। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स जो भी मेरे प्रोसेस के हिसाब से होंगे उनका एक अलग लिस्ट बना के उनको चेक कर लिया। फंडामेंटली रीड अ कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ड्यूरिंग मार्केट, अगर आप ऐसे हो जो फुल टाइम मार्केट को दे रहे हो और स्क्रीन पे हो, तो देयर इज़ अ टाइम वेयर आपको लगता है यार मैं 6.5 घंटा डेली मार्केट को दे रहा हूँ, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आप भाव ही देख रहे हो, कुछ नहीं करते, भाव देखे जा रहे हो और वो टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको लग रहा है आप कुछ कर रहे हो, वही भाव 10-10 बार देख रहे हो, जबकि आपने अलर्ट लगा के छोड़ दिया अपने स्टॉप लॉस के लिए। तो माइंडफुल हो के उस टाइम को एक कंपनी रीड करने में लगा दूं, ये लिस्ट है इसलिए मैं सोच पाता हूँ, नहीं तो मैं भी भाव देखने में ही लगा दूं शायद। फिर चेक फॉर एनी अनाउंसमेंट देख लिया, कोई पोर्टफोलियो कंपनी में आया है क्या। अगर रिजल्ट सीजन है तो मैं रिजल्ट्स को बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ। स्क्रीनर का एक लिंक है जहाँ पे सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो उसमें मैं चेक कर लेता हूँ, अपने वो लिंक देख भी सकते हैं बाद में। वॉल्यूम बजर्स, जिस स्टॉक में वॉल्यूम एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है वो एक बार नज़र में डाल देता हूँ, हम लोग समझेंगे इसको कैसे मैं यूज़ करता हूँ। अलर्ट्स जो आए वो एक बार चेक कर लेता हूँ बिफोर क्लोज की कुछ अलर्ट मिस नहीं हो गया हो स्टॉप लॉस या इसका। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर मार्केट क्या क्या चीज़ें करनी है, ओन जर्नल, ओन ट्रेड बुक, स्टॉप लॉस अलर्ट, ये बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर एक एक स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ उसकी अलग अलग जर्नल्स है जो मैं मैनुअली फिल करता हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इस साल या इस महीना या इस पीरियड में इस स्ट्रैटेजी से इतना पैसा बना, इससे इतना बना या इतना लॉस हुआ, या क्या रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है, क्या मेरे विन लॉस रेशियो है, वो सारे नंबर्स मुझे पता होने चाहिए, क्योंकि वो इंटेंशनली मुझे दैट इज़ द बेस्ट फीडबैक मार्केट गिव्स। कई बार ऐसा होता है मार्केट अच्छा नहीं लग रहा होता है, अपने पैसे बन रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है मार्केट अच्छा लग रहा होता है ऑन द फेस, इंडेक्स चल रहा होता है, अपना नहीं बन रहा होता है, तो आपने इसको टाइम एंड अगेन रिव्यू भी करना होता है कि अपने जर्नल को देखें और मैनुअली डालना चाहिए, बिकॉज आपको वो फील आता है एक एक चीज़ का। एंड उसमें एक कॉलम भी होना चाहिए कि
बाई लॉजिक, सेल लॉजिक एंड व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस ट्रेड. एंड देन आफ्टर अ पीरियड जब आप उसको ऑब्जर्व करते हो आप उसमें पैटर्न्स फाइंड करोगे कि अरे यार मेरे में एक पैटर्न है कि जब भी मुझे मार्केट ऐसा लगता है कि पैनिक होने वाला है या वॉर आ गया, ये आ गया, तो मैं पैनिक में बेच देता हूँ माल और मैं स्टॉप लॉस को नहीं माना. तो फिर आपको क्या समझ में आएगा कि हाँ ये मैं गलती कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे स्टॉप लॉस को मानना है. और आप क्वांटिटेटिवली उसको देख पाओगे कि वो अगर मैं मानता तो कितना फर्क पड़ता. करेक्ट. जैसे मैं एक बात बताता हूँ, अभी रिसेंटली क्या हुआ, मेरे जो सीए हैं तो उनके यहाँ जो मेरे एंट्रीज डालते हैं ट्रेड्स के, नॉट जर्नल मैं खुद बनाता हूँ टैक्स पर्पस के लिए. उन्होंने मुझे बोला कि आप इतने स्टॉप लॉस ले लेते हो तो मुझे देख के खराब लगता है, मतलब नीचे गया तो वापस आ ही जाएगा. अच्छा. तो आप क्यों बेचते हो नीचे? तो मैंने उनको एक टास्क दिया. मैं बोला आप एक काम करो, ये अभी बोला, ये आई थिंक जैन फेब में बोला होगा. मैंने बोला लास्ट 4-5 महीने में बहुत सारे स्टॉप लॉसेस लगे. मैंने बोला आप एक काम करो, जितने भी स्टॉक्स मैंने बेचे हैं उनका सेलिंग प्राइस लिखो और करंट प्राइस लिखो, फिर आपको पता चलेगा मैंने कितना कमाया है. लॉस नहीं किया है, कमाया है, वो पता चलेगा. तो ये सारी चीजें आपको ये करके ही पता चलेगी. ये स्टॉप लॉस तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है. एब्सोल्युटली. और सितंबर के बाद तो बहुत स्टॉप लॉसेस हिट हुए भी है. करेक्ट. तो उसके बाद अपने को देखना है कि कोई कॉन कॉल पीपीटी आया है क्या, नया आईपीओ आया है, इसको अपने डिस्कस करेंगे डिटेल्स में. तो उसको फंडामेंटली एक बार देख लिया कि क्या कंपनी है क्या नहीं, बिकॉज पुरानी कंपनीज में इतने साल से मार्केट में तो हल्का फुल्का आइडिया रहता है क्या करती है क्या नहीं, बट नई कंपनी में एटलीस्ट वो बिल्ड कर लें शॉर्ट में. आईपीओ का चार्ट्स का भी एक मेथोडोलॉजी है, वो उसके लिए आईपीओ चेक चार्ट, इसका एक अलग लिस्ट बनाना पड़ेगा. तो हर एक काम का एक प्रोसेस है. आप सीख लोगे लेकिन आपका वो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप राइट नहीं होगा. तो आपको पता है लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू मेक यूज ऑफ इट. फिर मार्केट स्टांस का एक शीट रहता है हमारा, वो देखता हूँ. बल्क डील्स देखता हूँ, बट बल्क डील्स मैं पूरा लिस्ट नहीं देखता हूँ. मैं सिलेक्टेड लोगों का देखता हूँ. ट्रेंड लाइन बोल के एक है वेबसाइट, सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स. हाँ, मैंने अपना वो लिस्ट बना लिया है 12-13 लोग का. मैं उन्हीं को देखता हूँ क्योंकि हर जगह मेरा थॉट प्रोसेस यही रहता है इसमें बेस्ट मैं क्या कर सकता हूँ और नॉइज कैसे हटा सकता हूँ. मैं सबका देखूंगा, आज लगे अरे ये वाला आदमी ले रहा है, पैसा बन रहा है, ये ले रहा है, मेरे को ये 10 पे ही ध्यान देना, मेरा ये सिलेबस है, इसके बाहर जो कर रहा है करने दो. फिर 52 वीक हाई इज माई कोर स्ट्रैटेजी. प्लान फॉर द नेक्स्ट डे लिखा हुआ होना चाहिए अपने पास, जो भी आपके थॉट प्रोसेस में है, बिकॉज नहीं तो आपको फोमो और ये सब बहुत ड्राइव करेगा. आप किस मूड से उठ रहे हो, क्या आपका उस दिन साइकोलॉजी है. यू शुड हैव अ प्लान रिटर्न. वीकली में क्या करना है, बैक टेस्ट करना. आई लव बैक टेस्टिंग. आई मीन मार्केट आज से ज़्यादा मुझे बैक टेस्ट करने में मज़ा आता है. इट कम्स आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. अगर मुझे कोई ये बोले कि मार्केट नहीं करना है तो भी मैं बैक टेस्ट करते रहूँ, इतना मुझे कीड़ा है उसका. फिर 52 वीक हाई के लिस्ट को वीकली बेसिस पे देखना है. स्किम रीड कंपनीज एंड रीड 2 कंपनीज इन डेप्थ. डेप्थ में भी पढ़ना है कंपनीज को वीकेंड पे क्योंकि टाइम रहता है. तो दिस इज़ द बेसिक रूटीन दैट आई फॉलो एंड दैट हेल्प्स मी अ लॉट टू नो कब क्या कैसे करना है. एंड हमेशा आपको एक पाथ पे रखता है, डिविएशंस कम होते हैं. करेक्ट. तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रूटीन. अच्छा, ये देख के ना हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो नए हैं मार्केट में या फुल टाइम नहीं करते डर जाएंगे, अरे यार इतना बड़ा रूटीन है मैं कैसे करूँ. तो मैं ये कहता हूँ ना कि आप भले एक ही चीज़ करो. अगर आपको लगता है कि जो प्रमोटर बाई करता है उसको तो सबसे अच्छा पता है, मुझे प्रमोटर बाइंग पे ध्यान देना है, अगर किसी को ऐसा लगता है तो आप डेली कंसिस्टेंटली मेक श्योर कि प्रमोटर बाइंग देखो. एक ही चीज़ देखो बट कंसिस्टेंटली देखो. थोड़े दिन बाद आपको उसमें मैजिक लगने लगेगा. आप वो चीज़ें देख पाओगे जो दूसरा देख नहीं पा रहा है. और अगर किसी को एक स्टेप आगे जाना है तो पीछे जाके भी देखो कि कौन से प्रमोटर ने कब बाई किया, उसके बाद कैसे रिजल्ट्स आए, चला कि नहीं चला, अच्छा कितना % बाई किया, कि क्या. अच्छा, पहला माइंड में क्या आएगा, अगर ज़्यादा बाई कर रहा है 3-4% कंपनी का तो क्या ज़्यादा चांस है चलने का. तो ये सारा ना समझ लो, अगर एक सेक्टर में 3-4 प्रमोटर बाई कर रहे हैं क्या हो रहा है. तो इसी को बैक टेस्ट बोलते हैं. जैसे जैसे क्वेश्चन आते जा रहे हैं आप उसके आंसर्स फाइंड करते रहो. तो रूटीन ज़रूरी नहीं है इतना बड़ा हो, आप एक ही चीज़ करो. मैं बोलता हूँ जो लोग म्यूचुअल फंड भी करते हैं, आप भले म्यूचुअल फंड कर रहे हो, आप उसमें भी आपका एक मैनेजर है जो भी है, ऑब्वियसली आपने चूज़ वाइजली किया होगा, सब किया होगा, लेकिन वीक का 1 घंटा दो कि क्या हो रहा है,
वो म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या स्ट्रैटेजी है उस म्यूचुअल फंड की, थॉट है, हाँ क्या थॉट प्रोसेस है, क्या कोई और म्यूचुअल फंड है जो अच्छा कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा रोज आप चेंज करो, लेकिन उस मार्केट के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से आप अप टू डेट रहो, क्योंकि आप इतने मेहनत से पैसा कमा रहे हो, रोज जाके जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पैसा कमा और सेव करना तो उससे भी मेहनत वाला काम है। उसके बाद आपका फर्ज बनता है कि आप 1 घंटा तो दो, भले कोई अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर से ही भले 1 घंटा महीने में बात कर लो, लेकिन एक प्रोसेस बना लो कि मुझे करना ही करना है। दैट इज वॉट रूटीन इज। जरूरी नहीं है इतना चीज़ें हो। मैं फुल टाइम मार्केट में हूँ, मेरे स्टार्टअप्स है, लेकिन मार्केट में भी फुल टाइम हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा रूटीन शायद बड़ा है, बट इतना बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। भले एक चीज़ हो, करेक्ट, जो आप बोलते हो मास्टर इन वन। अब स्टॉक पिकिंग पे आ जाते हैं, तो अपने 4 स्टेप में डिस्कस करेंगे। पहले तो हाउ डज अ स्टॉक कम ऑन माई रेडार, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं मार्केट में कि व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय एंड व्हेन टू सेल। ये 4 प्रोसेस होता है, बट मुझे लगता है एक स्टेप पहले भी होता है कि आपके रेडार में कैसे आ रहा है। वो डिफाइन करता है कि आपका प्रोसेस है कि आपका रैंडमनेस है। बिकॉज अगर मैं कोई पार्टी में सुन रहा हूँ, ये वो सुन रहा हूँ और उसके बेसिस पे कर रहा हूँ, किसी के बोलने के बेसिस पे इधर उधर, तो कोई प्रोसेस नहीं है, राइट। लेकिन अगर मैं उसको प्रोसेस में ला सकता हूँ तो इट विल बिकम रिपीटेबल फॉर मी। आज अगर मैं एक मल्टीबैगर बाहर गया, किसी से बात किया, उसने बताया, मैंने ले लिया, क्या वो वापस बताएगा, क्या उसको याद रहेगा, कब उसको बेचना है, मतलब देर आर सो मेनी क्वेश्चंस अराउंड इट, राइट। बट हाउ कैन आई बी सेल्फ सफिशिएंट टू अ लार्ज एक्सटेंट। नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि लोग बोल रहे हैं सुनो मत, डेफिनेटली सुनो, तभी हम बल्क डील्स भी देख रहे हैं, देखने के लिए कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज वो भी उतने ही मेहनत कर रहे हैं, शायद ज़्यादा कर रहे होंगे अपने से। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे रेडार पे आ सकते हैं स्टॉक्स। और एक और चीज़ बोलना है मुझे, अगर आप माइंड नहीं कर रहे हो तो, नहीं। कि काफ़ी लोग को लग सकता है कि अपने ऐसे बोल रहे हैं बिकॉज कोई कोर्स बेचना है या एडवाइजरी है या पीएमएस है। वो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मैं कोर्स बेच रहा हूँ, ना एडवाइजरी है, ना पीएमएस है। तो जो भी अपने ये कर रहे हैं वो मज़े के लिए कर रहे हैं, और लेट अस जस्ट हैव फन। तो एटलीस्ट पीपल फील लाइट, क्योंकि लोगों को बहुत डर लगता है कि आ गया फिर से कुछ बेचने। वैसे हमारे चैनल पे ऐसा कोई नहीं सोचता है। वैसे देखो, इसका क्लियर इंटेंशन मैं आपको बता दूं, मुझे इनसे सीखना था, अब मैं इनसे सीख रहा हूँ। एक्चुअली मैं ये आप लोगों के लिए वीडियो तो बना ही रहा हूँ, बट मेरा ध्यान यहाँ पे टोटली मैं खुद सीखने के हिसाब से कर रहा हूँ। तो कैसा है ना कि कोई पर्सन इतने सालों से कुछ कर रहा है, उन्होंने इतनी प्रोसेस बनाई है, तो एज अ न्यू इन्वेस्टर हमें भी वो चीज़ समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। क्या पता आज आपको ये वीडियो देखने के टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आ जाए जो आपकी इन्वेस्टमेंट में या आपके ट्रेडिंग में कुछ वैल्यू ऐड कर दे। तो बस उसका ही एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। वैसे सर पहले आप रजिस्टर्ड आ रहे थे भी, आपने खुद ही सरेंडर कर दिया है, तो यही चीज़ है। और वैसे सर ट्विटर पे भी है, बट ये एक्टिव नहीं है ज़्यादा। हाँ, मैं बहुत एक्टिव था पहले, बट अभी ऐसा होता है बिकॉज ऑफ वॉट एवर द रेगुलेशंस आर, समझ में नहीं आता। अगर स्टॉक का नाम डाल दूँ, नॉट इन टर्म्स ऑफ बाई सेल, बट अगर कोई स्टॉक के बारे में अपने लिख भी दे कि ऐसा कुछ हो रहा है या ये वो हो रहा है, तो वो कंफ्यूजन है। तो यू डोंट वांट टू बी एट द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। हमारे चैनल पे ये जो पॉडकास्ट देखने आते हैं ना लोग, वो प्योरली सीखने ही आते हैं, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि मेरे जो व्यूअर्स है वो सीखने के इंटेंशन से आते हैं यहाँ पे। और हमारा भी इंटेंशन क्लियर ही होता है कि मार्केट में बहुत नॉलेज है, बहुत लोगों के पास, मैं लोगों को ढूंढूं और उनको यहाँ पे लाके बताओ सबको कि देखो ऐसे भी काम होता है। बट आप जो बार बार बोल रहे हो आपको मेरे से सीखना है, मैं गाड़ी में भी यही सोचा था, यहाँ पे भी यही सोचा था कि मुझे भी आपसे सीखना है, क्योंकि आप एक ही स्ट्रैटेजी इतने साल से कर रहे हो, मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स। तो मुझे भी जानना है कि उसके नुआंसेस क्या हैं आपके, आप ऐसा क्या देखते हो। मैं वो आपको बताऊंगा, तो करेंगे। बट मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन है, जब भी मैं कोई मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक लेता हूँ ना, तो उसमें मेरा एक पैटर्न है रेंज कैलकुलेशन का, टारगेट का। बट कभी कभी ऐसे कुछ स्टॉक्स है जो बहुत टाइम्स बढ़ जाते हैं, 5 टाइम्स 10 टाइम्स। तो उसका जो जवाब है ना, वो आपकी मेथड में है, और वो मुझे पता है।
तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपने अभी क्या बोला कि आपकी एक स्ट्रैटेजी है, आप उसको इम्प्रोवाइज करते रहते हो, आप इम्प्रोवाइज करते रहते हो, तो मेरी भी जो ये स्ट्रैटेजी है ना, उसको मैं इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट अभी वो इम्प्रोवाइज कैसे होगी, एक स्टेप आगे ये जाना पड़ेगा कि मुझे कंपनी क्या कर रही है, बिजनेस क्या चल रहा है, वो मुझे देखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई कंपनी या कोई कोई सेक्टर पे गवर्नमेंट का फोकस होता है, वो ऑटोमेटिकली उनको पुश मिलता है, जैसे अभी डिफेंस का हो रहा है। करेक्ट, राइट। तो चलो ये साइकिल तो मैंने मिस कर दिया, बट मैं अगले साइकिल जब मूव होगा, वो टाइम पे मेरे पास इतना नॉलेज होना चाहिए या उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं वो साइकिल को समझ सकूं और उसमें मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा सकूं। तो वही एक चीज़ है और वही सीखना है मुझे। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला, बिकॉज ये अभी जो डल पीरियड गया था मार्केट का, लास्ट 7-8 महीना जो भी था, तो मुझे तो वही हड़बड़ी लगा हुआ था कि मेरे जितने भी सारे प्रोसेसेस हैं उनको मैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें माइंड में आती रहती है, हर बुल मार्केट में आप कुछ सीखते हो, कुछ ऑब्जर्वेशंस आते हैं, आप लोगों से मिलते हो, आप भी दिन भर मार्केट को देते हो, तो जैसे आपको समझ में आता है अच्छा ये चीज़ है, शायद मैं मिस कर रहा हूँ, या ये होता तो कैसा होता। तो मेरा थॉट प्रोसेस पूरा यही था कि जितना ज़्यादा हो सके, जितना टाइम मैं देख सकूं, जितना जल्दी मैं अपने प्रोसेस को रिफाइन कर पाऊं, ताकि नेक्स्ट बुल मार्केट के लिए मैं रेडी रहूं। एग्जैक्टली। क्योंकि हमेशा वही सोचना है, ऐसे नहीं कि अरे मार्केट खराब है अभी तो क्या करना है। आप, दिस इज द R&D टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि बुल मार्केट में इतना कुछ करने के लिए होता है। बिकॉज मैं डिफरेंस बताता हूँ, बुल मार्केट में क्या होता है कि आपके प्रोसेस के हिसाब से, जैसे हम लोग ये डिस्कस करेंगे हाउ डज अ स्टॉक कम ऑन योर रेडार, इतने स्टॉक्स आ जाते हैं कि आपको पढ़ने का, करने का, कौन कॉल देखने का बहुत ज़्यादा होता है। बेयर मार्केट में स्टॉक्स रेडार पे उतने आते ही नहीं है मेरे प्रोसेस के हिसाब से। तो मुझे ये रहता है कि कितना ज़्यादा मैं उस समय रिफाइन कर पाऊँ, पढ़ पाऊँ, समझ पाऊँ, और एटलीस्ट लास्ट बुल मार्केट को रिवाइंड कर पाऊँ, ताकि मैं समझ पाऊँ कि कहाँ पे क्या गलती मैं किया, कहाँ पे बेटर कर सकता था। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने एक फैंटेसी में चले जाएगी, ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। इट इज़ जस्ट कि अगर आज मैं 100 की जर्नी अगर मैं 10 पे हूँ, तो क्या मैं 12 पे जा सकता हूँ, क्या मैं 15 पे जा सकता हूँ, तो प्रोबेबिलिस्टिकली कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड अगेन वही बात है कि ये मेरा प्रोसेस है, कोई राइट रॉन्ग नहीं है। आपको जो प्रोसेस मन करे आप फॉलो करिए, लेकिन आप उसके डेप्थ में जाइए, उसको और अच्छे से समझिए। करेक्ट। हाउ डज अ स्टॉक कम ऑन माई रेडार, ये एक तरीके से मैं सोचता हूँ कि मेरे जो प्रोसेसेस हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 4 प्रोसेस के बारे में बात की है, और ये आप मेरे रूटीन्स में भी देखे थे। जब मैंने रूटीन्स का बात किया था तो मैंने वॉल्यूम बजर्स का बात किया था, 52 वीक हाई का बात किया था, IPO का भी बात किया था, और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का भी बात किया था। तो ये रूटीन में भी दिख गया आपको। अब इनको मैं समझता हूँ बाल्टी, बकेट्स। काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोगों को पता होता है आप मार्केट में हो, लोग आप कहीं गए या ऐसे ही कोई दोस्त है, पूछा कि अरे ये स्टॉक कैसा लग रहा है, तो मैं बोलता हूँ मुझे तो पता ही नहीं यार, ये स्टॉक के बारे में तो अभी रिसेंटली पढ़ा ही नहीं, मुझे आइडिया ही नहीं। काफ़ी सारे मल्टी बैगर जिनमें बहुत अच्छे पैसे बने हैं पास्ट में, उनमें भी अभी क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरी बाल्टियाँ, ये मेरे बकेट्स जो हैं, इनमें जब तक वो नहीं गिरेगा तब तक मेरे को कोई आइडिया नहीं, क्योंकि इतने स्टॉक्स हैं, मैं सब कुछ तो नहीं पढ़ सकता। अपने एवर डायनामिक वर्ल्ड में है, चीज़ें बदलते जा रही है, एंड अभी के सिनेरियो में तो सबको समझ में आएगा, जैसे कि टैरिफ है, फिर वॉर है, ये हो रहा है, डिफेंस जो कि पूरा हर मोटा मोटी स्टॉक्स 40-50%, 60% गिर गया था, अब वो कैसे बढ़ गया, जस्ट बिकॉज एक वॉर हुआ एंड वर्ल्ड अंडरस्टूड हाउ स्ट्रॉन्ग इंडियाज डिफेंस हैज बिकम। सो जनरली अपने देखते थे कि जो पास बुल मार्केट के लीडर्स होते थे उनको बहुत टाइम लगता था वापस आने में। मुझे तो लगा डिफेंस का हो गया, मुझे भी यही लगा, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत प्रूव हो गई। तो इतने डायनामिक वर्ल्ड में अपने कि हर एक चीज़ का हर एक अंडरस्टैंडिंग नहीं ले सकते, तो जब अपने में आए उसको ठीक करना है। जैसे रूटीन्स है वैसे ही बकेट्स है। तो 52 वीक हाई, वॉल्यूम बजर्स, IPO स्टॉक्स, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स, ये 4 लेके आज अपने बात करेंगे। ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ बैक टेस्टिंग। अब क्या होता है समझ लो, ये 4 बकेट्स है, ये 4 ही बकेट्स क्यों हैं और यही तरीके क्यों हैं? क्योंकि इन पे मैंने बहुत आवर्स एंड आवर्स एंड मल्टीपल टाइम्स अकॉर्डिंग टू फेजेस मैंने बैक टेस्टिंग्स की हैं। बैक टेस्टिंग क्या होता है अब समझ लो, इजीली लेते हैं तो सबसे इजी होगा IPO स्टॉक्स। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि 2017-18 से जितने IPO आए हैं सबका एक लिस्ट बना लिया। ठीक है। अब मेरा
थॉट प्रोसेस क्या रहता है, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, ये चारों में मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, स्ट्रेंथ। अगर मास्टर इन वन है तो मेरे लिए स्ट्रेंथ है। तो मेरे को वीक स्टॉक्स नहीं चाहिए जो गिर रहे हैं, दैट इज़ नॉट माई स्किल कि नीचे आ रहा है। आई एम नॉट अ वैल्यू गाय, आई एम अ ग्रोथ मोमेंटम गाय। तो सारे आईपीओ को एक लिस्ट में डाल दिया, फिर चार्ट में मैं देख रहा हूँ कहाँ पे, आपने बोला ना टेक्निकल और फंडामेंटल, तो मैं चार्ट पे देख रहा हूँ कि एक आईपीओ लिस्ट हुआ तो सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक क्या दिखा सकता है। तो ऐसे करके मैं सोच रहा हूँ, सारा देखते थे, जो भी पॉइंट्स आ रहा है वो नोट डाउन कर रहा हूँ, कैसे बैक टेस्टिंग करते हैं उसका मैं एक शॉर्ट में फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, पॉइंट्स लिखे जा रहा हूँ, फिर मैं उनको वापस लगा के टेस्ट कर रहा हूँ। एक एक्सेल बना लिया, उसमें सारे पॉइंट्स लिख लिया और नोट कर रहा हूँ कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। उससे 3-4 कैटेगरी, सब कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स बन गए। एक हो गया अवॉइड, फिर 2-3 टाइप के ट्रेड्स बन गए। फिर उन ट्रेड्स को कैसे इनिशियल स्टॉप लॉस ले सकते हैं, कैसे ट्रेलिंग ले सकते हैं, कहाँ तक राइड कर सकते हैं, और फिर फंडामेंटल एंगल, ताकि मैं एलोकेट कर पाऊँ, ताकि मैं उसमें से सिलेक्ट कर पाऊँ। क्योंकि बुल मार्केट में यही 4 मेथड से मेरे पास इतने स्टॉक हो जाएंगे कि पर स्टॉक मेरा 1-0.5% एलोकेशन भी नहीं बच पाएगा। करेक्ट। लेकिन मुझे तो बेस्ट सिलेक्ट करना है। बार बार मैं वही बोल रहा हूँ कि बेस्ट सिलेक्ट करना है। अब बेस्ट सिलेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि हर बार मैं बेस्ट कर पाऊँ, पोटेंशियली जो बेस्ट होगा, जो मुझे उस समय बेस्ट लग रहा है, तो उसके लिए एक फंडामेंटल का लेयर आपको डालना ही पड़ेगा। ओके, करेक्ट। तो दिस इज व्हाट बैक टेस्टिंग इज। एंड कई बार बैक टेस्टिंग ना एक फेज में नहीं होती। अब जैसे आईपीओ वाला ही मैं देख लूँ तो मेरी जो थॉट प्रोसेस या एक अप्रोच थी आईपीओ की 2019-20 में, वो थोड़ा चेंज हुआ 22-23 में। फिर अभी 23-24 में उसमें और लेयर्स या और डेप्थ में जा पाए, बिकॉज आप एक ही चीज़ कर रहे हो, फिर आप लाइव में भी ऑब्जर्वेशंस कर रहे हो, तो आपको बार बार बैक टेस्टिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया, मेरा बन गया, हो गया। आपको अगर हो सके तो बार बार करना चाहिए। करेक्ट। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैक टेस्टिंग। अब इससे क्या होता है ना, आपको एक रास्ता पता चल जाता है। अब जैसे मुझे यहाँ से कहीं जाना है कहीं और, तो मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन में उसका रास्ता है सीधा सीधा, लेकिन अगर अचानक से राइट मुड़ जाऊँ तो मुझे तुरंत समझ में आ जाएगा कि गलत है। क्यों? क्योंकि मुझे वो रास्ता पता है। तो बैक टेस्टिंग गिव्स मी दैट रास्ता, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स मी इन मैनेजिंग रिस्क। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक इनिशियल स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, एक लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन लेवल डाल सकता हूँ कि कैसे राइड करना है, कैसे नहीं करना है। करेक्ट। तो बकेट थॉट प्रोसेस से क्या होता है, जो हमने बोला कि मेरे बकेट में आता है तो ही मैं देखता हूँ, इट हेल्प्स टू रिड्यूस नॉइज। नहीं तो क्या होता है कि आपका अटेंशन हमेशा ऐसे ऐसे जाता है बुल मार्केट में। आप टीवी खोल लिए, कोई आके बोल दिया, आप वो स्टॉक देखने लगे, अभी अचानक से एक दोस्त का फोन आ गया, वो देखने लगे, व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ आ गया, देखने लगे। आप डेप्थ में नहीं जा पा रहे हो, ना ही आपको ये पता है कि उस स्टॉक का नेचर क्या है। आज आईपीओ स्टॉक्स के नेचर एक अलग होते हैं, वॉल्यूम स्टॉक्स के नेचर अलग होते हैं, उनकी चाल अलग होती है। बहुत अलग नहीं होता है, बट नुआंसेस सब में होते हैं। 52 वीक हाई का एक नुआंस अलग रहता है, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स का एक नुआंस अलग होता है। कई बार रिजल्ट आ गया, 20% सर्किट मार दिया, आदमी देखा कि रिजल्ट बहुत अच्छा और वो सोचा अरे यार अब क्या देखना है। लेकिन अगर आपने हिस्ट्री में देखा होगा तो आपको शायद ये भी लगे कि वो 20% सर्किट मारने के बाद भी, वो तो अभी शुरू हुआ है, 20% सर्किट मारने के बाद भी वो ह्यूज मल्टीबैगर बन गया। रिसेंटली एक स्टॉक में हुआ भी था जिसका रिजल्ट आया और नेक्स्ट डे वो 20% ऊपर ही था, पूरा दिन 20% था, एक शेयर नहीं मिला किसी को। बट हर एक स्टॉक ऐसा नहीं होगा कि 20 के मारा और फिर मल्टीबैगर बन गया। बट बहुत सारे ऐसे स्टॉक, और ये मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैंने हिस्ट्री देखा। करेक्ट। हिस्ट्री आपको देखना पड़ेगा। फंडामेंटली भी बैक टेस्टिंग क्या होता है, कोई भी एक कंपनी है, आपको अगर फंडामेंटली बैक टेस्टिंग करना है, दोनों आपको करना पड़ेगा अगर आपको टेक्नो फंडा बनना है। तो आप देखो कि ये जो कंपनी है, इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहाँ था, कहाँ से इसकी बड़ी मूव आई, चार्ट पे आपको मिल जाएगा। अब आप क्या करो, उसके 2 साल पहले के एनुअल रिपोर्ट, बैलेंस शीट, उस साल के और 2 साल बाद के आप पढ़ो। हर आदमी क्या करता है जब मार्केट में आता है, क्या लेना है, क्या लेना है, क्या लेना है, क्या बेचना है, क्या पढ़ूं। अरे
क्या पढूं, लाइव वाला कम इम्पोर्टेंट है, पीछे वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेम पैटर्न, सेम चीज़ें, अलग अलग कपड़े पहन के आते हैं। वो मैनेजमेंट का तभी मतलब क्या कॉन्फ्रेंस कॉल में बोल रहे क्या थे, बोल रहा था, क्या ग्रोथ आ रहा था। जैसे समझो मैनेजमेंट चेंज एक पैटर्न है। अब आपने वो एक स्टॉक में प्ले किया, अभी दूसरे स्टॉक में अगर वो हो रहा होगा, आपको लगेगा अरे यार इसमें भी वही हो रहा है, इसमें भी वही हो रहा है। बहुत बार ये भी होता है कि एक ही स्टॉक, एक ही कंपनी होती है, उसमें से डीमर्जर होता है। हाँ, फिर सडनली वो जो डीमर्जर वही वाली कंपनी है वो बहुत बढ़ जाती है। तो आपको अगर वो पढ़ना है तो आप सारा डीमर्जर्स पढ़ लो। हाँ, जितना डीमर्जर हुआ उसका डेटा इकट्ठा करो और सबको देखो क्या हो रहा है। फिर उसमें देखो कि कॉमन क्या था, फिर फंडामेंटली देख लो कि ऐसा क्या हो रहा था। तो लेयर्स में पढ़ाई करनी पड़ेगी। करेक्ट। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैक टेस्टिंग, और ये बहुत ज़रूरी है। एंड और ये सवाल अभी लोगों का आएगा कि ये बैक टेस्टिंग का कोई सॉफ्टवेयर है क्या, कि जिसमें जाके हम ये बैक टेस्टिंग करें कंडीशन डाल के? मुझे लगता नहीं है कि सॉफ्टवेयर में डाल के कोई भी फ़ायदा है। इनफैक्ट अगर आप मैनुअली भी बैक टेस्टिंग कर रहे हो तो जो आप बैक टेस्टिंग किए हो उतना परफेक्टली तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो आप एटलीस्ट टॉप 2-3 गेनर्स और को हटा देना, टॉप नीचे के बेस्ट लूजर जो हाईएस्ट लूजर्स हैं उनको डबल कर देना। ये तो एक चीज़ कर ही देना। आपको मैनुअली करना चाहिए। मैनुअली करने से क्या होता है कि आपको वो कुछ हद तक इमोशंस फील होती हैं। आप एक एक कैंडल अगर आगे कर रहे हो तो आपको दिखेगा कि क्या होता है ना, जब हम मल्टीबैगर सोचते हैं तो हमको दिखता है ना कि वो ऐसे बन गया जूम आउट करके। लेकिन जब दिन प्रतिदिन देखते हैं तो उसमें बहुत सारे शेकआउट्स, वोलेटिलिटी, 10% डाउन का कैंडल, सब कुछ रहता है। और वो टाइम पे मार्केट कंडीशंस वो भी मैं साइड में लेके रखता हूँ। मैं देखते रहता हूँ कि साइड में मार्केट क्या कर रहा था। जो मल्टीबैगर होता है वो मुझे लगता है अगर वो 10 टाइम्स बना है तो उसकी जर्नी में वो बहुत बार 10% गिरा है, बहुत बार 20% भी गिरा है। तो वो टाइम पे मार्केट कंडीशन ऐसी हो सकती है कि हमें तो ऐसा लगे कि जो मिल रहा है वो लेके निकल जाओ। करेक्ट। तो बैक टेस्टिंग इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मैनुअली करो। आप चीज़ें ऑब्जर्व कर पाओगे, आप चीज़ों को समझ पाओगे कि नुआंसेस क्या हैं, इनमें क्या ट्रेड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आप ब्रेकआउट ही कर रहे हो तो जैसे मैं एक बात बोलता हूँ कि आज कोई आपको बोल दिया कि टेक्निकल में गैप्स आर ऑलवेज फिल्ड, आप बात को मत मानो। आप जाओ और सारा गैप्स देख लो, भले एक चार्ट पे ही देख लो, फिर सोचो आर दे फील्ड। कोई भी चीज़ को ऐसे मत मानो। कोई आपको बोल दिया RSI 70 के ऊपर है, ओवरबॉट है, आप जाके सारा RSI 70 के ऊपर देख लो, आपको पता चलेगा 70 के ऊपर तो बहुत बार स्पीड पकड़ता है, स्पीड आती है। तो हर एक चीज़ को, जो भी चीज़ आपके मन में आए मार्केट से रिलेटेड, आप उसको जाके देख लो। इसी को बैक टेस्टिंग बोलते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशंस हुई ना। फिर जब आप उसको देखने लगोगे, आप एक चीज़ देखोगे, अच्छा RSI 70 के ऊपर जा रहा है, साथ में मैंने ये नोटिस किया है जो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे थे या 52 वीक हाई पे थे वो ज़्यादा अच्छा चले। तो ये आपकी एक ऑब्जर्वेशन हो गई। ये आपको सॉफ्टवेयर करके नहीं देगा। फिर आप जब सेकेंड टाइम बैक टेस्टिंग करोगे तो आप जैसे अपनी एक बुक पढ़ते हैं ना, तो पहली बार बुक पढ़ते हैं, समझ में नहीं आएगा, तो अपने 2-4 चीज़ उससे लेते हैं। सेकेंड टाइम जब वो बुक पढ़ते हैं, सेम बुक, तो वो नॉलेज अपने में कहीं ना कहीं इनग्रेन्ड हो जाती है। तो वी बिकम प्रिपेयर्ड टू टेक द एडिशनल लेयर ऑफ नॉलेज। फिर हमको लगता है अरे ये बुक तो पढ़ा हुआ है, ये पॉइंट इसमें कब था, क्योंकि पॉइंट उसमें तब भी था लेकिन अपना लेने का क्षमता बढ़ गया है, कैपेसिटी बढ़ गई है। तो वैसे ही बैक टेस्टिंग हैज़ टू बी इन लेयर्स। क्योंकि अगर कोई आदमी जाके साल भर काम कर रहा है, जो सैलरी बना रहा है वो आपको एक ट्रेड में बनाना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्त, ऐसे तो नहीं बनेगा। करेक्ट, ये आपने बहुत सही बोला। हाँ, तो ये बकेट अप्रोच है। इसको मैं ऐसे ही सोचता हूँ कि फॉर एग्जांपल, मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं हूँ, बट जैसे धोनी है, तो सब लोगों ने यार ये लास्ट ओवर में जाके क्यों ले जाता है मैच को। कोहली बोलता है कि नहीं मैं तो 19 में ही खत्म करूंगा, उसका इंटरव्यू भी है। तो धोनी का वो बकेट है, वो उसकी सिचुएशंस है, उसको पता है कि मेरे इस बकेट में मैच चला गया तो मुझे कैसे नेविगेट करके एंड रिजल्ट तक पहुंचना है। दैट इज व्हाट योर बकेट इज। आपको पूरा नेविगेशन, उसका पूरा रास्ता समझ में आया हुआ रहेगा। करेक्ट, ठीक है, उसमें भी कुछ ना कुछ डिविएशंस होंगी, बट दैट कुड आइदर बी R&D और आउट ऑफ सिलेबस। या तो आप उसके बारे में पढ़ लो,
That is what layers of backtesting does. So bucket approach helps you to build a process around which you can study or bring stocks on your radar, जो हम लोग बात किए. फिर आप उस पर्टिकुलर स्टाइल पे पूरा कंपेटेंस बना लेते हो. आप ट्रेड्स एंड मूवमेंट ऑफ दोस काइंड, उनकी चाल क्या होती है, उनकी स्पीड क्या होती है, उनके एंगल्स क्या होते हैं, वो आप समझ पाते हो. एंड एक बार आप ले लेते हो तो क्योंकि आप उस बकेट को समझते हो और आपने बैक टेस्टिंग की है, तो आप छोटे मोटे झटकों में एग्जिट कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, दिन भर ये सब दिमाग में नहीं रखते हो. आप काम रहते हो रिलेटिवली. देखो मार्केट में वो थोड़ा बहुत माइंड में आते रहेगा, लेकिन कंपेयर टू अगर पहले 80 लेवल ऑफ एंजाइटी था, दैट कम्स डाउन टू 20. क्योंकि एक पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न पर यूनिट ऑफ स्ट्रेस. हाँ, आप स्ट्रेस कितना ले रहे हो पैसे बनाने के लिए, करेक्ट? एग्जैक्टली. तो आप काम रहोगे, आप डिसीजंस बेटर लोगे, एंड यू कैन मैनेज योर रिस्क ऑल्सो. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट द बकेट अप्रोच इज. तो मेरे स्टॉक मेरे रेडार में आएंगे, फिर मैं उनको देखूंगा. मैं रैंडमली नहीं ढूंढते जा रहा हूँ. हाँ, अगर मेरा नेटवर्क है, कोई बहुत अच्छे फ्रेंड जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका एक पर्टिकुलर स्किल है, उनका स्किल्स मेरे से अलग होगा, वो बोलेंगे तो मैं ज़रूर देखूंगा. ऐसा नहीं है कि नहीं देखूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. नेटवर्क इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बट अपना खुद का भी स्किल्स होना चाहिए, अदरवाइज धंधा तो नहीं है जितना भी बोल दो. तो द आइडिया अगेन, अब इस बकेट में आ गया, जैसे हमने बात किया कि 200 स्टॉक आ जाएंगे, 100 स्टॉक आ जाएंगे, बुल मार्केट में तो आते ही रहेंगे, तो मैं क्या सब में लेते रहूंगा? हाँ. ऐसा नहीं है. आइडिया इज टू सिलेक्ट द बेस्ट वंस फ्रॉम द बकेट, एंड बेस्ट सिलेक्ट करने के लिए आपको एक नेक्स्ट लेवल ऑफ वर्क करना पड़ेगा, विच इज फंडामेंटली आपको उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. तो जैसे कि आप बोलते हो मास्टर इन वन, तो अगर आप देखोगे कि ये जो चारों चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, है ये चार, बट बेसिकली रूप चार हैं एक ही. हर एक में हम ढूंढने का कोशिश करें व्हाट इज द बेस्ट एंड स्ट्रेंथ. खाली स्ट्रेंथ, ये एक ही चीज का चार अवतार है. हाँ, चार अवतार है बस. तो व्हाट टू बाय पे आ जाते हैं. अब व्हाट टू बाय समझने के लिए मेरे बकेट में आ गया है. स्टेप 2 अब क्या है कि अब 4 स्टॉक बकेट में आ गए, अब इनमें से कौन सा लेना है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मैं सबसे पहले फंडामेंटली उन स्टॉक्स को देखूंगा. उनको देखने के लिए मुझे एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि हमने बात किया. वेबसाइट देख सकते हो, स्क्रीनर देख सकते हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट्स देख सकते हो, प्रमोटर का बैकग्राउंड सर्च कर सकते हो सोशल मीडिया यूज़ करके, कॉन कॉल्स पढ़ना, मैनेजमेंट इंटरव्यूज़ देखना और स्कटल बट करना. तो ये सारे टूल्स हैं, ये सारे अस्त्र हैं जो अपने पास है. अब इनको यूज़ करके अपने को एक कंक्लूजन पे पहुंचना है. ठीक है. अब एक्सपेक्टेशन ऑफ कंक्लूजन क्या होना चाहिए? अगर आपको ये लगता है कि ये सारे पढ़ के मैं एकदम श्योर हो जाऊंगा कि यार ये तो मल्टी बैगर है, ऐसा कभी नहीं होता है. जैसे आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विजय केरिया जी के एक इंटरव्यू या कहीं पे मैंने सुना था, कोई इवेंट या इंटरव्यू में, कि मल्टी बैगर राइड करना इज लाइक रनिंग इन अ जंगल विद अ टॉर्च. तो आपको 100 मीटर दिख रहा है, फिर 100 मीटर आगे 100 मीटर दिख रहा है. डे 1 पे लगता है कि ये मल्टी बैगर हो सकता है, लेकिन ये कोई नहीं बोल सकता कि यही होगा. अगर वैसा होता तो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मिलियंस, मल्टी मिलियंस, बिलियंस पैसे बनाए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी बनाए हैं. इवन वॉरेन बफेट, उनकी एक्यूरेसी 40, 50, 60% नहीं होती, फिर 100 ही होती. तो आप अपने आप से एक्सपेक्टेशन भी राइट रखिए कि काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो मुझे लगेगा बट होगा नहीं. दैट इज़ वेयर द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट कम्स इन, राइट? वैसे मल्टी बैगर इतने कॉमन भी नहीं होते कि वो रोज़ या महीने में एक मिलते जाए. करेक्ट. तो ये सारा टूल्स को यूज़ करना है, एंड अब हम लोग ये चारों बकेट को 1 by 1 चेक करते हैं, देखते हैं कि बेसिकली किस अप्रोच से मैं इनको देखता हूँ. ठीक है. तो जैसे बकेट 1 है, बकेट 1 हमारा क्या था यहाँ पे? 52 वीक हाई. 52 वीक हाई. तो ऐसे ही करके 1 2 3 4 करके हम चारों बकेट्स के छोटे छोटे एग्जांपल्स लेंगे, जिससे कि एक थॉट प्रोसेस समझ में आए. तो बकेट 1 है मेरा 52 वीक हाई, मेरा फेवरेट. अब इसके में हम लोग एक एग्जांपल लेंगे अपोलो ट्राइकोट का. अभी ये कंपनी का नाम अपोलो ट्राइकोट नहीं है, नाम चेंज हो चुका है, वो मर्जर हो चुकी है APL ग्रुप से. ओके. तो इसका इससे पहले भी नाम बेस्ट स्टील था.
अब अपोलो ट्राइकोट में क्या हुआ था, तो 52 वीक हाई बेसिकली है क्या, पहले वो समझ लेते हैं। 52 वीक हाई इज जब 52 वीक मतलब एक साल में स्टॉक अपने हाईएस्ट प्राइस पे है। कई बार जब कोई स्टॉक हम लोग 52 वीक हाई पे देखते हैं तो वो ऑलरेडी 40, 50, 60%, 100% भर चुका होता है अपने लोस से। तो हम लोग सबसे पहले यही सोचते हैं, अरे यार अब क्या देखने का, अरे अब तो चल गया, दूसरा देखते हैं। करेक्ट। बट मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये तो ताकत दिखा रहा है। कोई भी मल्टी बैगर जो स्टॉक 10 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 100 गुना कुछ भी हुआ है, वो एक हाई तो मारा है और वो बार बार हाई मारा है। तो मैं ये देखता हूँ कि स्टॉक फर्स्ट टाइम जब 52 वीक हाई मार रहा होता है इन इट्स जर्नी, इनिशियल स्टेज में, बाद में थोड़ा लेट भी हो सकता है, लेकिन इनिशियल स्टेज में जब वो हाई मार रहा होता है तो उसको मैं कोशिश करता हूँ अपने रेडार पे लाने का। ठीक है। तो जैसे अगर अपोलो ट्राइकोट को हम लोग देखेंगे तो ये एरोज आर 52 वीक हाइज, ब्लू एरोज कोडेड है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये चार्ट आपको ट्रेडिंग व्यू ये सब पे नहीं मिलेगा बिकॉज ये कंपनी मर्ज हो चुकी है। ये पुराना चार्ट है मेरे पास तो पता है। अब यहाँ पे इसने 52 वीक हाई मारा अप्रैल 2019 में। लेकिन जैसे कि मैं बोल रहा था, कुछ फिल्टर्स आप टेक्निकली भी लगा देते हो। बेस्ट टेक्निकल फिल्टर्स क्या हो सकते हैं एंड देन बेस्ट फंडामेंटल्स। यहाँ पे ये मारा, लेकिन ये आप देख सकते हो कि जो टेक्निकल समझते हैं कि एकदम लोज पे क्लोज हुआ, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये ठीक है, हर एक को तो पढ़ नहीं सकते, तो मैंने शायद इसको उतना पढ़ा नहीं, ध्यान नहीं दिया। ये टाइम फ्रेम क्या मंथली है? वीकली है। अच्छा वीकली, ओके। क्योंकि 52 वीक्स हाई का बात कर रहे हैं तो वीकली ले लिया। ओके। अब ये वापस यहाँ पे जून जुलाई में मारा और थोड़ा स्ट्रेंथ के साथ मारा। करेक्ट। तो मेरे रेडार पे आया। अब जैसे कि मैंने बोला कि अब मेरे पास टूल्स क्या हैं, ये सारे मेरे टूल्स हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि मैं जाके देखने लगा कि अरे कंपनी में कुछ हो रहा है क्या। एक्चुअली हर एक दिन इतनी सारी कंपनीज इतनी अनाउंसमेंट देती है, प्रैक्टिकली मुझे पॉसिबल नहीं लगता कि मैं सारे अनाउंसमेंट समझूं, प्रोसेस कर लूं, कंपनी को भी समझ लूं और कंपनी पे क्या इम्पैक्ट होगा वो भी समझ लूं। तो मैं क्या करता हूं कि पहले 52 वीक हाई मारा, फिर मैं जाके देखता हूं कि क्या कोई अनाउंसमेंट है। फिर अगर वो इंटरेस्टिंग लगता है या मल्टी बैगर ट्रेड्स उसमें लगते हैं, फिर आप तो मैं और आगे जाता हूँ और बेसिक स्किम रीड कर लेता हूँ। नहीं तो फिर मैं नहीं चाहता, अगर मैं हर कंपनी को पूरा लेके बैठ जाऊँ तो पॉसिबल ही नहीं है करना। राइट। तो जब ये किया तो बीएससी में इनका एक अनाउंसमेंट आया हुआ था 25 अक्टूबर 2018 का। ओके। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इनको एक अक्वायर किया जा रहा है बाई श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग लिमिटेड, जो एक्वायरर है। अब आप सोचो कि कोई कंपनी, ये एक पैटर्न है एक्विजिशन एंड टेक ओवर मेरे माइंड में, क्योंकि इससे बहुत मल्टीबैगर्स बने हैं पास्ट में, तो मेरे लिए एक मल्टीबैगर पैटर्न हो गया माइंड में। और ये पैटर्न्स मेरे पास कैसे आए? बैक टेस्ट कर करके पढ़ के मैंने नोटिस कर लिया कि ये होते हैं स्टॉक्स में, तो चांसेस ऑफ बिकमिंग मल्टीबैगर इज हाई। आपने पहले से कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढे थे, तो पास्ट के जो मल्टीबैगर्स हैं उनसे नोट कर लिया। तो अभी मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ठीक है, ये कंपनी के पीछे है कौन लोग, बिकॉज एक कंपनी ले रहा है लेकिन आदमी कौन है इसके पीछे जो ले रहा है। तो फिर वो सर्च करने के लिए मैंने एक कंपनी का नाम सर्च किया। वेबसाइट है zobacorp.com पे। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि एक संजय गुप्ता बोल के जन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो वो डायरेक्टर हैं। तो फिर उनके बारे में सर्च किया तो पता चला कि ही इज़ अ बिग गाय, APL अपोलो ग्रुप के हैं। एंड उन्होंने पहले भी इसी सेक्टर में बहुत बड़ी कंपनी बनाई है एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन हिज इंडस्ट्री। तो आपको क्या लगता है, इंटरेस्ट बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो फिर कंपनी के बारे में और पढ़ा और समझने का कोशिश किया एंड अभी ऐसा लग सकता है देख के कि हाँ अभी बोल रहा है मल्टीबैगर तो बन गया। और यहाँ पे एक बार आप डेट पे ध्यान दो, ये 52 वीक हाई मारा है जुलाई 2019 में। करेक्ट, जुलाई 2019 आपको माइंड में रखना है। अब ये आर्टिकल, उस समय हम गेस्ट कॉलमिस्ट थे इकोनॉमिक टाइम्स में और वो इनवाइट करते थे लिखने के लिए, जैसे आपको पता है हम लोग रजिस्टर्ड भी थे सेबी से। तो ये आर्टिकल हमने लिखा था उस समय और आर्टिकल का हेडिंग ये था कि
डू वी हैव अ मल्टीबैगर इन द मेकिंग, एंड डेट भी इसका जुलाई 19 2019 था। तो बेसिकली एपीएल अपोलो ऑलरेडी इसी टाइप का काम कर रही थी, बट बेस्ट स्टील जो है वो उसका, या अपोलो ट्राइकोट, वो उससे स्पेशलाइज चीज़ें बना रही थी। तो जो एपीएल अपोलो है उनके पास तो ऑलरेडी सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, सारा चैनल है, एंड इट इज़ सच अ बिग कंपनी। नाउ अपोलो ट्राइकोट वॉज अ वेरी टाइनी कंपनी, तो उसका पूरा सपोर्ट जब एपीएल अपोलो देगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उसके नेटवर्क, तो वो कंपनी की पोटेंशियल कितनी बढ़ जाएगी, राइट? एंड स्पेशली व्हेन इट इज़ इन सच अ बिग एबल हैंड्स, जैसे यहाँ लिखा है कि संजय गुप्ता को ट्रांसफॉर्म बिहार ट्यूब्स, बाद में एपीएल अपोलो नाम हो गया, एंड एब्सोल्युटली नील मार्जिन नो होप कन्वर्टर बिजनेस इनटू अ 7,000 करोड़ कंपनी फ्रॉम 200 करोड़ इन 12 years, देन इमेजिन व्हाट ही कुड डू विद अ प्रीमियम प्रोडक्ट दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ओनली अ फ्यू प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, जो अपोलो ट्राइकोट कर रहा था। He understands how to lay the foundation with great brains, knows marketing and branding to the core। तो वही लिखा हुआ है। एंड अगर अपने देखें तो ये भी लिखा हुआ है, द प्रमोटर हैज़ गॉट अ हैबिट ऑफ अंडर प्रोमिसिंग एंड ओवर डिलीवरिंग। फॉर इंस्टेंस दे हैड पॉइंटेड आउट अ कैपेसिटी ऑफ 50,000 MTPA फॉर ILG, बट कमर्शियलाइज 75,000, जो बोल रहा है उससे ज़्यादा कर रहा है। देन दे अगेन गाइडेड फॉर 50,000 बाई H1 FY20, बट दे आर एक्सपेक्टेड टू कम अप विद अगेन 75,000। तो ये भी एक बहुत अच्छा ट्रेट होता है प्रमोटर का, अंडर गाइड एंड ओवर डिलीवर। और बुरा ट्रेट होता है ओवर गाइड एंड अंडर डिलीवर। तो इसके बाद अगर हम लोग नीचे देखें, अब काफ़ी लोग पूछेंगे कि सेल कब पता चलेगा। जो आप जब ले रहे हो, हाउ टू सेल डिपेंड्स ऑन वाई यू बॉट। बहुत जन होंगे, आपको भी मिलते होंगे, अरे यार ये स्टॉक लिया हुआ है, बताओ ना यार इसका क्या करना है। मैं कैसे बताऊं अगर मुझे पता नहीं हो आप क्यों लियो। अगर आप मल्टीबैगर के हिसाब से लियो, लॉन्ग टर्म आपका व्यू है, उसका सेल अलग होगा, वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे। आप ट्रेड के हिसाब से लियो, अलग होगा। तो हर एक का सोच अलग रहता है। करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए पहले से ही लिखा हुआ है, विथ kudos to the brainchild of Sanjay Gupta, unless APL Apollo plans to merge it, there is not much of a risk to the story। तो पहले से माइंड में ये था कि अगर मर्जर आया तो शायद इस कंपनी के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। वो तो ऑब्वियसली जब टर्म्स आएंगे तब पता चलेगा, बट द पॉइंट इज आज एक छोटी कंपनी है, वो स्पेशलाइज्ड चीज़ें बनाती है, उनके जो मार्जिन्स हो सकते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, उनके जो सेल्स ग्रोथ हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बट जब वो कंपनी बड़े कंपनी के साथ जुड़ जाए तो वो जो इम्पैक्ट है उस कंपनी का टोटल सेल्स पे, तो टोटल सेल्स ग्रोथ शायद उतना नहीं दिखे, बिकॉज बड़े वाले का भी नंबर्स मर्ज हो गया है। तो छोटी कंपनी होने का जो मज़ा है वो शायद थोड़ा कट हो जाए, तो ये माइंड में था। तो ये बेसिकली इनका मर्जर अनाउंस हुआ था, आई थिंक यहाँ कहीं पे ये लोग वहाँ पे बोले थे। हाँ, आई थिंक ये 21 अप्रैल में, अप्रैल में था। तो मोटा मोटी तब से समझ में आ गया था कि मोस्ट ऑफ दिस इज डन, बट अगेन वो लोग उस समय सिर्फ एक इंटेंट दिखाए थे, फाइनल मर्जर का प्रपोजल आया था, इट वाज नॉट अ फाइनल मर्जर का थिंग। तो अब आपको पता चला कैसे जब अपने ले रहे हैं, माइंड में एक चीज़ है, ऑब्वियसली और भी फैक्टर्स है, अगर ग्रोथ नहीं आता या जो अपने एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे बिजनेस नहीं चल रहा होता, या आपने देखते कि मान लो कि मार्केट ख़राब हो गया या स्टॉक बहुत गिर रहा है तो मान लो कोई स्टॉप लॉस होता, बहुत सारे तरीके हैं, सेल पॉइंट्स पे भी अपने आएंगे। बट ये पहले से माइंड में था कि दिस इज़ वन ऑफ द रिस्क दैट द बिजनेस हैज़, एंड दैट हेल्प्ड। और ये जब अनाउंस हुआ तब तक तो ये डबल हो चुका था, एक्चुअली मोर देन डबल, बिकॉज ये 100 आई थिंक 120-25 पे अब ओपन ऑफर था, और फिर 500 रुपये और 500-600 हो चुका था तब तक। तो अभी ये मतलब मैं आपका 52 वीक हाई का कॉन्सेप्ट समझ गया हूँ कि कोई स्टॉक 52 वीक हाई में एकदम स्ट्रॉन्ग क्लोज हो रहा है, और फिर आप उसके बैकग्राउंड में जाके देखते हो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हाँ, फिर अच्छा लगा तो डेप्थ में जाएंगे। ओके, तो ये हुआ 52 वीक हाई वाला। तो आप इसमें एंट्री कहाँ पे, मतलब जब समझो आपको एंट्री कहाँ पे लेते हो, जब टेक्निकली वो कंप्लीट 52 वीक हाई स्ट्रॉन्ग क्लोज हो रहा है तब आप एंट्री करते हो, या फिर
ये सारी चीजें रीड करने के बाद करते हो? तो इसमें ना बहुत सारी एंट्रीज हो सकती हैं। हाँ। अब मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहता है, व्हाट एम आई ट्राइंग टू फाइंड, हर बार अपने को यही पूछना है। हाँ। अब एक आदमी 52 वीक हाई से ट्रेड भी निकाल सकता है। हाँ। एक आदमी का सोच हो सकता है कि मुझे स्टोरी निकालनी है, आरआर पे खेलना है, 1:5 1:6 बन जाए। हाँ। कोई ट्रेल कर रहा है, मेरे माइंड में क्या रहता है कि इस प्रोसेस से मुझे मल्टी बैगर्स ढूंढने। हाँ, तो उसको अब टाइम अगर लगेगा। मल्टी बैगर ढूंढना है तो जैसे ही वो हाई पे आया, विद इन द वीक अपने देख ही रहे, तो मैं वीकेंड पे ज़्यादा ध्यान से पढ़ लिया, समझ लिया, और अगर मेरे को जच गया कि ये लेना है तो मैं मंडे जाके ले लूँगा। ठीक है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। मैं मंडे जाके ले लूँगा, बिकॉज यहाँ पे मेरे ट्रैकिंग पैरामीटर्स आर डिफरेंट। मैं डे टू डे प्राइस एक्शन पे उतना फोकस्ड नहीं हूँ इसमें जितना मैं कंपनी के ट्रेड्स पे, या क्या मेरी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है, या क्या मुझे डायरेक्शन ऑफ द कंपनी लग रहा है। बिकॉज मैं क्या करूँगा, पॉइंट्स बना लूँगा पढ़ते समय, कि जैसे कि ये एक पॉइंट ही था कि एपीएल अपोलो से मर्जर, या ये भी एक पॉइंट था कि इसमें जैसे अगर आप वो पूरा आर्टिकल पढ़ोगे तो लिखा हुआ था कि हाई आरओई, तो अगर मेरे को आरओई कम होते हुए दिख रहा है, या मुझे ऐसे लग रहा है कि यार ये कंपनी ऐसे ही ले लिया, उतना ध्यान नहीं दे रहा है प्रमोटर, कि ठीक है यार ले लिया, पैसा पड़ा है, बट ही इज़ नॉट रियली, संजय गुप्ता इज़ नॉट रियली फोकसिंग, अगर मुझे वैसा लगा तो आई कैन सेल। बट हाँ, कहीं ना कहीं पे एक चीज़ रहता है कि हाँ, मतलब मोर देन 12-15% अपने पोर्टफोलियो का, नहीं 12-15% से ज़्यादा अगर गिरता है तो आई विल काइंड ऑफ रिव्यू कि आर थिंग्स ओके, या मेरे समझने में कुछ गड़बड़ है या वैसा, तो वैसा रहता है थॉट प्रोसेस। ओके। तो अपोलो ट्राइकोट में जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक मल्टी बैगर पैटर्न भी था, एक्विजिशंस एंड टेक ओवर, एंड ऐसे ही करके कुछ मल्टी बैगर पैटर्न्स है जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं ओवर द इयर्स। जब भी मैं पुराने विनर्स को देखा हूँ, जैसे नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पैटर्न, मतलब कोई कंपनी जो एडवांसेस जिनको मिलता हो, तो क्या हो रहा है कि बेसिकली आप सोचो कि आज के ज़माने में आधे लोग यही बोलते हैं कि यार माल ले लिया, पैसा नहीं दिया। हाँ। उसमें आप देखो कि एक बहुत छोटी कंपनी है, उसको एडवांस में दे के माल ले रहे हैं बड़े बड़े कंपनी, तो आपको ऐसा नहीं लगता यार ये क्या ऐसा कर रहा है, इसको एडवांस क्यों दे रहे हैं, तो आपको पढ़ने का मन करेगा। तो जनरली कुछ अच्छा वो कर रही होती है कंपनी, या कुछ एज उनके पास ऐसा होता है जो बाकी के पास नहीं होता है, तो दैट इज़ वन थिंग। या डिमांड इतना होता है सामान का, सप्लाई कंस्ट्रेंट होता है, तो ये हेल्प करता है। एक्विजिशन एंड टेक ओवर हमने अभी देखा ही है। Correct. ऐसे ही मैनेजमेंट चेंज और नेक्स्ट जनरेशन जॉइन्स द बिजनेस, जैसे आइशर मोटर्स है, बहुत बड़ा एग्जांपल है। उसके पास तो पहले से ही ये वाला बाइक था, रॉयल एनफील्ड, लेकिन रॉयल एनफील्ड में कुछ प्रॉब्लम्स थी, बैटरी की प्रॉब्लम्स, इंजन की प्रॉब्लम्स। मुझे आज भी याद है, मैं उसको किक मारने के लिए डरता था। हाँ। मेरे एक कॉलेज में फ्रेंड के पास थी तब बात ऐसी होती थी कि तू इसको किक मार के स्टार्ट करके दिखा, बट बाद में जो नई चीजें आई उसमें वो उन्होंने स्टार्टर लगाया। Exactly. मतलब उसको क्या बोलते हैं, स्टार्ट करने वाला बटन लगाया, और उनकी जो किक है वो भी इतनी स्मूथ हो गई जो कोई भी मार सकता है। लोगों के पैर टूटे रॉयल एनफील्ड की किक मारते के टाइम पे। तो जब नेक्स्ट जनरेशन आया इसका, सिद्धार्थ लाल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने बैटरी ठीक की, ये ठीक किया, डिस्ट्रीब्यूशन पे काफ़ी ध्यान दिया, एंड द ट्रैजेक्टरी चेंज फॉर एवर। तो ये भी एक पैटर्न है, बिकॉज क्या होता है, कई बार नया जनरेशन आता है, उसका थॉट प्रोसेस अलग रहता है, उसको अलग तरीके से चीज़ें करते हैं वो लोग। ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसा हो, बट पोटेंशियल है तो आप उसको ध्यान दीजिए। इरेडिकेशन ऑफ नॉन कोर डाइवर्सिफिकेशन और क्लीन अप ऑफ बैलेंस शीट। कई बार कंपनी के 2-3 बिजनेसेस होते हैं, लेकिन एक बिजनेस पैसा लीक कर रहा होता है, जैसे सिम्फनी के केस में था, बाद में उन्होंने सिर्फ कूलर पे ध्यान दिया। या क्लीनिंग अप ऑफ बैलेंस शीट हो कंपनी में कि बहुत डेट है, जैसे कि सुजलॉन में डेट कम हो रहा था, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो वैसे कोई कंपनीज़ हो तो वहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए, या उनका कोई ऐसा पर्टिकुलर बिजनेस है जो लॉस मेकिंग है और वो हटा दे रही है या सेल कर दे रही है। इफ आई रिमेंबर उषा मार्टिन में भी ऐसा कुछ हुआ था। फिर डीमर्जर इन अ साइजेबल कंपनी, अगर एक बड़ी कंपनी है, अब मान लो कि जैसे हमने अभी बात किया मर्जर का, एपीएल अपोलो ट्राइकोट में गया, अब सोचो ये दोनों साथ में ही होते और ट्राइकोट निकल रहा होता तो भी ये तो फिर हम ये देखते ना कि अरे ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, स्पेशलाइज करती है। ऐसा नहीं है एपीएल अपोलो अच्छा नहीं है, वो भी बहुत अच्छा कंपनी है, बट अब ये इंडिविजुअल लेवल पे ये कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है,
इसके आरओई बेटर दिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये 100 का सेल कर रहा है, पूरा कंपनी 1000 का कर रहा है, लेकिन 1000 का जब कर रहा है तो मान लो कि उनके रिटर्न रेशियोज 15 के हैं, लेकिन ये 100 वाले में उनके रिटर्न रेशियोज 30 के हैं, 25 के हैं, तो नंबर्स और ग्रोथ भी इस सेक्टर में ज़्यादा है, चेंज हो जाएगा ना, तो ये उल्टा ही हो गया। तो अगर ऐसा कुछ कंपनी मिलता है तो वहाँ भी ध्यान देना चाहिए। कंपनीज विच आर लीडर्स इन अ नीश एरिया विथ स्मॉल मार्केट कैप, अब आप लाओपाला देख लो, अवंती देख लो, तो लाओपाला में क्या हुआ था, चाइना से ये आती थी कटलरीज ये सब, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। आप लाओपाला का रिजल्ट्स खोल लो सालों साल का, फिर आप देखो कि किस साल से नंबर्स एकदम चेंज हुए, फिर वहाँ जाके उसके बारे में एनुअल रिपोर्ट ये सब पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी तो जो एज था चाइनीज प्लेयर्स का वो कट हो गया। अब इंडियन मार्केट में लाओपाला का ब्रांड तो था ही, वो लीडर भी था, तो उसका सेल्स वेंट थ्रू द रूफ एंड वो कंपनी का ट्रेजेक्ट्री चेंज हो गया। तो नीश कंपनी अवंती भी सेम था। फिर कंपनीज ईटिंग मार्केट शेयर ऑफ मार्केट लीडर्स, मान लो कि जैसे क्रॉम्पटन है उसका हैवेल्स ले रहा था, या अपना ये एक्साइड है उसका हमारा राजा मार्केट शेयर ले रहा था, अभी जैसे टाइटन का कल्याण ले रहा है। हाँ, तो वो चीज़ अपने ध्यान दे सकते हैं। तो ये सारे कुछ पैटर्न्स है जो शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इनका मतलब ये नहीं कि ये होंगे तो स्टॉक्स मल्टी बैगर ही होंगे, इनका मतलब ये है कि ये होंगे तो आपको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए। चांसेस ऑफ बिकमिंग मल्टी बैगर इज़ हायर, क्योंकि कई बार ना क्या होता है, सब लोग आपको बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन पढ़ तो लूँ, उसमें देखना क्या है नहीं समझ में आता। तो जब मुझे पता रहेगा कि मैं ढूंढ क्या रहा हूँ तभी तो मैं पढ़ पाऊंगा। पढ़ लिया, अच्छा एफर्ट देने के बाद ना सब चीज़ अच्छा लगता है। 2 घंटा पढ़ लिया तो आपको कंपनी अच्छी लगने लगी क्योंकि आपने एफर्ट दे दिया साइकोलॉजिकली। लेकिन मुझे अगर पता ही नहीं मैं उसमें ढूंढ क्या रहा हूँ, आज मैं हूँ, अगर मैं ग्रोथ मोमेंटम इन्वेस्टर हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्या देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि न्यू हाई, अब उसमें मैं देख रहा हूँ कि फंडामेंटली ये कितना ग्रोथ कर सकता है। सो फॉर मी ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर समवन एल्स वैल्यू माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितना सस्ता मिल रहा है। Correct. तो मुझे क्या ढूंढना है तो मुझे पता होना चाहिए, नहीं तो मैं ढूंढूंगा कैसे उस चीज़ के जवाब। तो ये हो गया एक बकेट 52 वीक हाई। नाउ बकेट 2 वॉल्यूम बजर। अब हर बकेट जब भी हम लाएंगे सामने, हमें ये सोचना है कि इसका बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, क्योंकि हमें बेस्ट में ही काम करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जो वॉल्यूम ज़्यादा देंगे हर दिन के बेस में, लेकिन सबसे अच्छा सिनेरियो क्या हो सकता है। तो अगर इसका एक एग्जांपल है जेंटेक इन 2023, ये जो एरो है यहाँ पे, दिस स्टॉक गेव अ ब्रेकआउट, काफ़ी टाइम बाद एक ब्रेकआउट दिया, एंड विथ 15 टाइम्स ऑफ एवरेज वॉल्यूम ऑफ लास्ट 50 डेज, मतलब 50 डेज में जो भी वो एक एवरेज वॉल्यूम करता होगा उसका 15 गुना वॉल्यूम किया। एंड इंटरेस्टिंगली ये जो ऊपर जो लाइन चार्ट है, दिस इज ऑफ मार्केट निफ्टी। निफ्टी इस समय गिर रहा था कंटिन्यूअसली, ये स्टॉक गिर नहीं रहा था, उल्टा ब्रेकआउट दे रहा था। ऐसा नहीं है कि हर स्टॉक जो ऐसा कर रहा होगा वो मल्टी बैगर बनेगा या वो अच्छा परफॉर्म करेगा, बट आप ये सोचो ना कि पोटेंशियली इनका सबसे हाई चांस होता है अच्छा करने का। क्योंकि आप सोचो क्या हो रहा है कि पूरा बाढ़ आ रहा है समुंदर में, सारे बोट्स को जाना है इस डायरेक्शन में, वो उधर चले जा रहे हैं, लेकिन एक बोट है जो अपना रास्ता नहीं छोड़ रहा है। तो अपने को लगे ना यार इस बोट में ऐसा क्या है, और इसको अलग तरीके से सोचें तो अगर आप ऐसे मार्केट के हिसाब से सोचो तो किसको हड़बड़ियाँ लेने का, मार्केट तो गिर रहा है। अब किसको ऐसा लग रहा है कि नहीं अगर मैं आज नहीं लूंगा तो कल इस भाव पे हमको नहीं मिलेगा ये माल, किसी को तो ऐसा शायद लग रहा होगा। और रिटेल इन्वेस्टर के लेने से 15x वॉल्यूम तो नहीं होगा, कोई तो बड़े लोग शायद ले रहे होंगे। तो जरूरी नहीं है फिर भी मल्टी बैगर बने, लेकिन इसको देखना बहुत जरूरी है कि क्या हो रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या ये मल्टी बैगर हो सकता है, क्या इसमें ट्रेड्स है, क्या कंपनी की गाइडेंस है, क्या ग्रोथ पॉसिबल है मेरे स्टाइल के हिसाब से। तो ये इसका कैसे एग्जिट करता है ये बाद में मैंने हाउ टू सेल में डाला है, तो वहाँ देख लेंगे। याद रखना जेंटेक का एग्जांपल, हम लोग उस समय बाइंग चार्ट भी दिखा देंगे। थर्ड बकेट, जैसे कि मैंने बोला आईपीओज। अब आईपीओ अगर आप सोचते हो तो आईपीओ में सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या हो सकती है, एक कंपनी आईपीओ लाया तुरंत ऐसा क्या हो सकता है जो दिखाए कि बहुत ताकत है इसमें। पहली स्ट्रॉन्ग तो ये चीज़ होगी कि उसका सब्सक्रिप्शन बहुत ओवर हुआ है।
Right. उसके बाद वो खुलने के बाद ही सीधा डबल प्राइस पे खुला है, करेक्ट। और उसके बाद वो और ऊपर ही जा रहा है। जैसे मेरे दिमाग में तो जब आप एक बम्पर आईपीओ बोलोगे तो वो तो मुझे डीमार्ट ही दिखता है, राइट। बिकॉज वो 299 रुपीज़ में आया था। हमने हमारे घर में जितने डीमैट अकाउंट थे हमने सारे डीमैट अकाउंट से भरे थे, पर हमें लकीली मेरे पापा को लगा था। एंड मुझे आज भी याद है वो टाइम पे मैं इतना इमेच्योर था कि जिस दिन लगा और लिस्ट हुआ हमने उसी दिन बेच दिया। लगता है ऐसे लगता है ना अपने को कि फ्री का पैसा आ रहा है, अरे अब भाई, इतना जल्दी 100% 15,000 लॉटरी। मेरे पापा तो इतने खुश हो गए थे कि मेरे बेटे ने मुझे 15,000 कमवा के दिए। बट अब पापा को पता चला कुछ सालों बाद डीमार्ट का भाव क्या हुआ है, तो वो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया फिर हमने क्यों बेचा। तो वो एक आईपीओ मेरे दिमाग में है ना बहुत ही सही तरीके से बैठा हुआ है। अगर आप डीमार्ट का चार्ट भी देखोगे ना तो वो कभी आईपीओ के पास वापस वो उसके प्राइस पे कभी जिंदगी में नहीं आया है। खोल के देखे एक बार। यस, आप देखो इरिडा उसमें। के बात करें, हाँ, इरिडा के बात करते हैं। तो इरिडा के बात Yes. करते हैं। अब आईपीओ जो व्हाट कैन बी द स्ट्रॉन्गेस्ट साइन, क्योंकि वी डोंट वांट टू ट्रेड ऑल, वी वांट टू ट्रेड द बेस्ट। बकेट में आया, बकेट में बहुत चीज़ें आ रही हैं, लेकिन हमें ढूंढना इनमें बेस्ट क्या है, पोटेंशियली बेस्ट क्या है। बेस्ट तो किसी को नहीं पता, वो तो होने के बाद पता चलता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाइज क्या बेस्ट हो सकता है। तो अब आप इरिडा का देखो, ये इसका प्राइस बैंड था 30 to 32, हाँ खुला 50 पे, हाँ उसी दिन सर्किट मार दिया 60 पे, करेक्ट। अपर फ्रीज। और उसके बाद भी 3-4 दिन अगर ये फॉल्स बाइंग या कुछ होता, एंड आईपीओ में हमें पता है म्यूचुअल फंड ये सब बहुत एक्टिव हो जाते हैं, राइट। सबको ये चाहिए होता है। तो उसके बाद भी ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, गिर नहीं रहा है। अगर आप सोचो ना, अगर बिना रीजन के कुछ बहुत जल्दी चल जाएगा तो फिर जो लोग लिए हैं पंट करने के लिए वो बेचेगा भी, हड़बड़ी भी होगा बेचने का। लेकिन यहाँ पे देखो इतना ऐसे लग रहा है कि एकदम टाइट है और अक्यूमुलेशन हो रहा है। तो इसमें अब जो हम लोग रूटीन्स का बात किए थे, वहाँ पे आपने एक देखा होगा रीड न्यू आईपीओ, रूटीन वाले में था। करेक्ट। तो मैं पहले से पढ़ के रखता हूँ जो भी आईपीओ आने वाला था, क्योंकि जो हमने बात किया कि पुरानी कंपनीज का कुछ आइडिया होता है इतने साल से मार्केट में, एटलीस्ट क्या करता है क्या नहीं, किस इंडस्ट्री में, थोड़ा आइडिया तो होता है, भले अपडेटेड नॉलेज नहीं हो कि अभी क्या चल रहा है उस कंपनी में। आईपीओ का तो नहीं होता है, तो इसलिए मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। तो जब मैं इसको पढ़ा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, तो मैं इसको फर्स्ट डे फर्स्ट शो बाई किया था। इसमें क्या लगा था, अब जो उस समय व्यू था आईपीओ के टाइम वही मैं लिखा हूँ। अभी क्या व्यू है ये नहीं है, कल जाके खरीद मत लेना। हाँ। यहाँ पे कोई एडवाइस नहीं है। हाँ। और अभी कोई व्यू भी नहीं है, ये स्टॉक मेरे रेडार पे है ही नहीं। Right. ये सिर्फ मैं उस समय के हिसाब से बता रहा हूँ, जो मैं आप लोग को बोलता हूँ कि पीछे जाके पढ़ो। तो पहला तो ये मिनी रत्ना था, ग्रीन फाइनेंसिंग में कंपनी थी और 36 साल से कंपनी इसी धंधे में थी। करेक्ट। बट आप इसका मजे का बात देखोगे, लास्ट 3 साल में इनका स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आया था। पहले 33 साल में इनका 23 या 24 अरब करोड़ का बुक था, लोन बुक, और लास्ट 3 साल में उतने से ही बढ़ गया। ओके। तो जो 33 साल में किया वो 3 साल में कर दिया। 3 साल में तो हुआ। इससे अपना टिक मार्क क्या आया, कैसे पढ़ते हुए प्रोसेस करना है ये भी समझ लेते हैं। ग्रोथ टिक हो गया, ग्रोथ। फिर क्या है, उस समय अगर आप देखो जब इसका आईपीओ आया था, दिस वाज दिसंबर 2023, नवंबर 2023 आई गेस, नवंबर लास्ट वीक या समथिंग लाइक दैट। उस समय पीएसयू चल रहा था, जो भी आईपीओ आ रहे थे अच्छा कर रहे थे, आईपीओ का भी सीजन था, एंड पावर वाज अ थीम, पीएफसी, आरईसी, रिन्यूएबल सब चल रहे थे। करेक्ट। तो एक आईपीओ आ रहा है जिसमें तीनों थीम का मिश्रण है। मार्केट में 3 थीम चल रहे हैं, वो तीनों एक ही में है, तो वो भी एक टिक मार्क हो गया थीम का। कैसे पढ़ते पढ़ते टिक्स हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी कैसे बन रही है अपने माइंड में, वो सोचते हैं। अब गवर्नमेंट के बारे में जब अपने सोचते हैं तो अपने पहला सोच क्या आता है, अरे यार गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है यार, ये सब लेट ही होता है, ये सब थोड़ी ना टाइम पे होता है, गवर्नमेंट बोलता कुछ है करता कुछ है। करेक्ट। अभी वाटर पे भी जो इन्होंने बजट पे जो एलोकेट किया था वो कम कर दिया। ठीक है। तो गवर्नमेंट का टारगेट था 175 गीगावाट बाय 2025, उससे पहले अचीव कर लिया। तो मेरे माइंड में क्या आ रहा है, यार गवर्नमेंट का जेन्युइन फोकस है इस पे। टिक, जो एक और टिक मिल गया अपने को। करेक्ट। अब 2030 में उनका टारगेट है 500 गीगावाट, मतलब कि उसके लिए अगर आप कंपनी के बारे में पढ़ते तो आपको पता चलता है 30 to 32 लाख रुपीस रिक्वायर्ड है, स्पेंड्स, करोड़, लाख करोड़ सॉरी।
तो जनरली इसमें डेट 75% होता है और एनबीएफसी 25% होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ तो आप अब क्या सोच रहे हो कितना बड़ा पोटेंशियल मार्केट साइज है, अनादर टिक, क्योंकि आपको बड़े मार्केट साइज में रहना है। कैसे प्रोसेस हो रहा है पढ़ते पढ़ते, जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको पता नहीं है आप क्या ढूंढ रहे हो तो आप ढूंढ भी नहीं पाओगे। Correct. आपको पता तो होना चाहिए। तो टिक टिक लगे जा रहा है मेरे माइंड में, तो प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ रही है, ऐसे ही मेरा एलोकेशन भी बढ़ेगा लेते समय। फिर इरिडा का 30% मार्केट शेयर है, अगर इतना मार्केट बढ़ेगा तो इरिडा का इतना शेयर है तो कितना बड़ा हो सकता है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, मेरा अभी कोई व्यू नहीं है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है मेरे को कोई आइडिया नहीं है। ये उस टाइम का व्यू है, अभी मत ले लेना, क्योंकि ये रिकमेंडेशन भी नहीं है। फिर मेरे को पता चला कि REC एंड PFC आर 8 to 10% इन प्राइवेट सेक्टर एंड रिन्यूएबल में सिर्फ 6 to 8% है। ये 100% रिन्यूएबल फाइनेंसिंग करता है, और रिन्यूएबल वाज द बिग थीम, एंड प्राइवेट सेक्टर में 77% है। इसीलिए इसके NPAs लास्ट 3 साल से, जो कि मैनेजमेंट बोला 0 NPA था। लास्ट 3 साल में ये लोग उतना काम कर लिए जो पहले 33 साल में किए विथ 0 NPA। तो एक NBFC में सबसे बड़ा रिस्क होता है NPA, तो वो भी मेरा टिक हो गया, करेक्ट। अब मैं देख रहा हूँ कि अच्छा, गवर्नमेंट को PSU से क्या फ़ायदा होता है। कोई भी PSU के बारे में अपने सोचते हैं तो अपने को लगता है हाई डिविडेंड आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास भी जाता है। अब गवर्नमेंट को इतना अच्छा लग रहा है और ये इतने अच्छे ग्रो कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने इनको बोल दिया कि आप डिविडेंड 4 साल मत दो, और उल्टा 1500 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया। ये मैनेजमेंट ने इंटरव्यू में बोला, वही बात मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं, मैनेजमेंट का इंटरव्यू तो सुन सकते हैं IPO के पहले। 15-20 मिनट तो आदमी दे ही सकता है। तो ये भी टिक हो गया, करेक्ट, कि गवर्नमेंट को ग्रोथ दिखता है, वो 1500 करोड़ डाल रहा है, वो बोलता है मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए डिविडेंड? क्योंकि वो चाहता है कि वो पैसा भी ग्रोथ में चले जाए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ माइंड में रख के एक व्यू बन गया, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट इज व्हेन वी कुड बिल्ड कन्विक्शन एंड बिल्ड एलोकेशन। ठीक है, तो ये हो गया IPO का। कैसे फ्लो में जाना है समझ में आ गया। अब नंबर 4 बकेट, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स। जेंटेक का एग्जांपल लेंगे, जो हम लोग ब्रेकआउट में भी लेते हैं। इंटेंशनली टेकन द सेम एग्जांपल, बिकॉज जब मैं सेल समझाऊंगा तो थोड़ा इजी रहेगा, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट। तो अब अपने रिजल्ट्स में हम लोग बार बार एक ही चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। बकेट में आया ठीक है, पहले तो मैं सिलेबस है, अब उसमें मेरा गोल है बेस्ट। ठीक है, पोटेंशियली बेस्ट क्या है, तो रिजल्ट्स में बेस्ट क्या हो सकता है। तो अगर रिजल्ट्स में बेस्ट मेरे हिसाब से जो मैंने ऑब्जर्व किया है, देखा है, अब कोई कंपनी 10-15% ग्रोथ देके भी मल्टीबैगर बन सकती है, कोई वैल्यू वाइज भी बन सकती है, लेकिन मेरे सिलेबस में नहीं है वो सब। मुझे चाहिए 40, 50, 60, 100% ग्रोथ। ओके, तभी मैं देखूंगा उसको। ठीक है, क्योंकि मैं सब तो ले नहीं सकता, पोर्टफोलियो में तो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स रहेंगे। तो एज अ इक्विटी इन्वेस्टर जो फुल टाइम है, मेरा काम है पोटेंशियली बेस्ट ढूंढना, तो मेरा फोकस उसी पे रहेगा। ग्रोथ मतलब आप सेल्स ग्रोथ की बात कर रहे हो? पैट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, दोनों में कहीं पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ठीक है, हो, दोनों ही चलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे इन द केस ऑफ जैगल, एक कंपनी है, कंपनी इतनी फास्ट ग्रो कर रही है, अदानी ग्रीन में भी हुआ था ये। तो देखो आपको पता चल जाएगा कि बैक टेस्ट क्या हुआ है, क्योंकि मैं तुरंत एग्जांपल बोल पा रहा हूँ। अगर मैं नहीं बोल पाता, यही बोलता जो यहाँ लिखा हुआ है, मतलब ये पता चल जाता कि यार ये तो वैसा है। तो इन दोनों कंपनी में क्या हुआ था कि सेल्स ग्रोथ 50% से भी ज़्यादा था, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ नहीं था। लॉसेस में थी कंपनी, बट लॉस में थी या प्रॉफिट ग्रोथ नहीं था आइदर, बट ये मल्टीबैगर्स बने। तो कई बार क्या होता है, कंपनी इतने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पाथ में होती है कि वो सारा पैसा ही वापस ग्रोथ में लगा रही होती है। तो उसलिए वो समझना पड़ता है आपको। तो इसीलिए मैं सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ ऐसा दिखना चाहिए जो बहुत यूनिक और बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जो देख के मजा आ जाए कि अरे यार ऐसे कैसे ग्रो कर रहा है। ठीक है, काफी लोग बिजनेस करते होंगे अपने जो लिसनर है, तो आप खुद ही सोचिए ना, आपका बिजनेस अगर 50, 60, 70% से ग्रो कर रहा है साल भर साल, तो आपको तो लगेगा ना कि यार मतलब ऐसा क्या काम दूसरा कर रहे हैं, बाकी लोग को लगे। तो वो ऐसा क्या है इनमें। तो अगर हम लोग जेंटेक देखें, तो अगर हम लोग यही एग्जांपल ले लें जो ये ब्रेकआउट का हमने यहाँ पे लिया था, क्योंकि ये भी एक लेयर था जो मैं देखा था उस वक्त, खाली
वॉल्यूम और इसके बेसिस पे नहीं, बिकॉज हमने जैसे बोला कि हम हमेशा फंडामेंटल स्किम करके और अगर मल्टी बैगर लग रहा है तो डेप्थ में जाके ही स्टॉक लेंगे। ओके। तो यहाँ पे जो जब ये सिग्नल आया तो ऑब्वियसली उसके बाद जब मैं पढ़ा, वॉल्यूम बजर में एक चीज़ है कि आपको बाद में पढ़ना पड़ता है बिकॉज वो अचानक से आ गया वो अचानक से आ जाता है। वीकली हाई में क्या होता है कि वीकेंड पे देखते हैं तो आपको 2 दिन मिल जाता है पढ़ने का और आप मंडे को ले सकते हो, मंडे ट्यूसडे जब भी आपकी पढ़ाई हो जाए। तो इधर अगर अपने देखें अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये टाइमलाइन क्या है, दिस इज़ आई थिंक दिस वाज February 2023 एंड तब तक दिसंबर 22 का रिजल्ट आ गया था। ये जो अर्निंग है, तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि अभी हम लोग दिसंबर 22 में हैं, ये सिग्नल अपने को मिल गया है। अब हम वहाँ जाके देख रहे हैं, इसके इस पार्ट के आगे मुझे कुछ नहीं पता, मैं इधर का देख रहा हूँ। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि दिसंबर में एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट इन सेल्स हुआ है। 28, 37, 33 से सीधा 52। अनफॉर्चुनेटली दिसंबर 21 का यहाँ पे डेटा नहीं है, बट अपने समझ सकते हैं मोटा मोटी क्या हो रहा है। मार्जिन भी बढ़ा है और मार्जिन्स भी बढ़े हैं, और अचानक से ईपीएस आप देखो तो वो डबल हो गया। डबल अपने वैसे नहीं देख सकते क्योंकि दिसंबर 21 का नहीं है वो, आप लोग देख लेना खोल के, बट वहाँ पे भी आपको ग्रोथ मिलेगा। तो ट्रेजेक्ट्री जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के तरफ अपने को इंडिकेशन दे रही है। तो सो इसीलिए दिस विल बी ऑन माई रेडार ऑल द मोर। और इसके बाद अगर आप February 2022 में इनका एक पीपीटी आया था वो आप पढ़ते, और जो लास्ट ईयर इनका एनुअल रिपोर्ट आया था वो आप पढ़ते। जो होमवर्क है जो लिसनर्स है वो करें अगर उनको समझना है इसको, और अगर वो लोग वो पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा, जो मैनेजमेंट क्लियरली बता रहा था कि गवर्नमेंट का कितना ज़्यादा फोकस है डिफेंस पे और वो लोग क्या काम कर रहे हैं एंड कितना ग्रोथ वो लोग ला सकते हैं धंधे में, और ये ग्रोथ क्यों आ रही है। ये तो अभी भी बहुत ग्रो कर रहे हैं। हाँ, उस पर भी अपने आएंगे। वो भी जब हाउ टू सेल करेंगे तो अपने इस पे आएंगे एक बार। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ जाता, बट क्लियरली समझ आने का मतलब क्या ये था कि मुझे एकदम पता था ये तो मल्टीबैगर होगा। अगर मैं ये बोलूँ तो वो झूठ है, क्योंकि यार ठीक है मैनेजमेंट बोलता है बट एग्जीक्यूशन ऑल्सो मैटर्स। बट प्रोबेबिलिटी वाइज मुझे समझ में आया था कि इसके मल्टीबैगर होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अगर अपने यहाँ पे देखे इरिडा में हम लोग क्या सीखे, एक तो मल्टीबैगर पैटर्न सीखे, एक इरिडा में टिक मार्क करना सीखे। तो मेरे माइंड में क्या चल रहा है, जेंटेक ने बोला गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, टिक, मेक इन इंडिया डिफेंस टिक, ग्रोथ आ रहा है टिक, कंपनी मार्केट गिर रहा है ये ऊपर जा रहा है टिक। तो ऐसे करके बेसिकली आप रिसर्च करते क्यों? कोई भी आदमी भले वो खाली फंडामेंटल कर रहा है, वो खाली टेक्निकल कर रहा है, टेक्नो फंडा कर रहा है, मैनेजमेंट से जाके मिल रहा है, एजीएम में जा रहा है, कॉन कॉल सुन रहा है, स्कटल बट कर रहा है, ग्राउंड रियलिटी, कुछ भी प्रोसेस आप कर रहे हो, कोई गलत कुछ सही नहीं होता। द ओनली थिंग इज आप अपने साइड प्रोबेबिलिटी लाने के लिए सारी काम करते हो, फिर नेक्स्ट ट्रेड में उसे हम ऐड करके देखने की कोशिश करते हैं। करेक्ट, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो मुझे प्रोबेबिलिटी बिल्ड करना है, तो अपने माइंड में एक मेंटल टेम्पलेट है, टिक 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 करके वो चलते रहता है। करेक्ट, तो मुझे पता है कि जब मार्केट जो स्टॉक्स इतने ज़्यादा ग्रोथ देते हैं उनका बड़ा मल्टीबैगर होने का चांस ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल जो देते हैं। ऐसा नहीं है जो नॉर्मल देते हैं वो नहीं हो सकते, बट एटलीस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी अगर बहुत हाई ग्रोथ होता है तो उनका चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन आपको पढ़ के ही आएंगी, ये कोई बुक में आपको नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो आप जान जाओगे, लेकिन आप पहला तो जान जाओगे तो भी आप आधे से ज़्यादा मिस कर जाओगे क्योंकि आपका कोई रूटीन नहीं है। अगेन गोइंग बैक टू द रूटीन पार्ट कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ध्यान से देखना। अब आज आप लोग को समझ में आ गया कि आईपीओ में आईपीओ आया, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, मैं वो पढ़ना है, लेना है, लेकिन आप नहीं कर पाओगे वो तब तक जब तक हर आईपीओ जब आ रहा है उसका पहला कैंडल आप नहीं देखो, ट्रैक नहीं तो जब तक आप उसको अपने ट्रैक लिस्ट में नहीं डाल रहे हो, पहला दिन नहीं देख रहे हो, आप उसको पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पता है, लेकिन नॉलेज किस काम का अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसको लेयर्स में ब्रेक करके देखना है कि एग्जीक्यूशन में बेटर कैसे कर सकता हूँ। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो अब आपको समझ में आ रहा है कैसे सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है, क्यों रूटीन है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मुझे पता है और मैं बोला अरे यार ये मिस हो गया, ये तो मुझे पता था,
क्यों? क्योंकि मैं देखना भूल गया। अब इतना कैसे याद रहे सब चीज़ देखना डेली? तो वो लिख के प्रिंट ही किया हुआ है। और रिजल्ट देखने में कंसिस्टेंसी है, हर दिन रिजल्ट्स देखना है कि क्या क्या आ रहा है, कहाँ ग्रोथ है, वो नामों को लिख लो और फटाफट स्किम कर लो। स्किम करना भी एक आर्ट है। नाउ व्हाट इज योर गोल एज एन इन्वेस्टर? अगर आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, तो आपका गोल क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, इज इट टू फाइंड द बेस्ट बिजनेसेस एंड ओन देम? कुड बी, बट कैन वी बिल्ड अ लेयर ऑन दैट? लाइक अगर आप मुझसे पूछो कि आपका गोल क्या है, आप क्या ढूंढना चाहते हो मार्केट में, करेक्ट, तो मैं बोलूँगा माई गोल इज टू ओन द बेस्ट बिजनेसेस, येस, बट ड्यूरिंग देयर बेस्ट टाइम्स। क्यों? क्योंकि मार्केट कोई कुछ भी बोले, इज अ सिक्लिकल इंडस्ट्री, करेक्ट? एंड हर एक धंधे का, जैसे आप लोग जितने भी अपने ऑडियंस है, कोई ना कोई धंधे से रिलेटेड है, या तो जॉब करें या तो खुद का बिजनेस है, तो हर समय तो सेम नहीं चलता। कभी आपको अच्छा ग्रोथ दिखता है, कभी डल फेजेस भी आते हैं। तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। कोविड के समय फार्मा, तो कुछ नहीं चल रहा था, बस फार्मा ही चल रहा था। मैं स्टॉक्स का बात नहीं कर रहा हूँ, खाली फार्मा दुकान खुले थे या फार्मा मेडिसिन वर एसेंशियल्स। तो कोविड में अगर आप देखो तो दे वर द इट वाज प्रोबेबली द वन ऑफ द बेस्टेस्ट टाइम्स फॉर फार्मा बिजनेस। तो ओनिंग द बेस्ट बिजनेस, जो उनमें से बेस्ट है ड्यूरिंग द बेस्ट टाइम्स, करेक्ट? इसका और एक एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर आप देखो, कई बार हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार सन फार्मा है, जैसे अगर आप 2013, 12, 13, 14, 15 देखो, तो फार्मा का एक बहुत बड़ा बुल रन आया था। और उस समय ऐसा लोग सोचते थे कि अरे दवाई है, दवाई तो बिकेगा ही, लोग ओबीज हो रहे, डायबिटिक हो रहे, वो जो भी थॉट प्रोसेस रहता था। तो या तो जो भी फार्मा में आप बाय एंड होल्ड किए थे, कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे सन फार्मा इंडिया की बेस्ट कंपनी है, तो यार क्यों ही बेचना, करेक्ट? वो थॉट प्रोसेस भी हो सकता है, बट दैट हैज़ टू बी वेरी इंटेंशनल। उसके साथ जो ड्रॉबैक्स है वो आपको पता होने चाहिए कि बीच में ऐसा वक्त आ सकता है जहां मार्केट बहुत बढ़ सकता है और सन फार्मा नहीं बढ़ेगा, या देयर कुड बी पीरियड्स वेयर सन फार्मा 40-50% गिर भी जाए। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल तो अभी का ही है, HDFC बैंक इज द बेस्ट बैंक इन इंडिया, बट उसने लास्ट 3-4 साल में कुछ रिटर्न नहीं दिया है। अब जाके वो थोड़ा न्यू हाइज के तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे सन फार्मा के एग्जांपल में अगर आप देखो तो ये ग्रीन एरोज आर 52 वीक हाइज एंड रेड एरोज आर 52 वीक लोज, करेक्ट? एंड नीचे में निफ्टी लगाया हुआ है, ठीक है? तो अब आप देखो, दिस वाज द पीरियड वेयर सन फार्मा वाज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। बट अगर आप इसको ऑब्जर्व करो 2016 से 2016 एंड से, ये वाला पीरियड से 2017 से, तो सन फार्मा मार्केट हाई पे हाई बनाया जा रहा है। इनफैक्ट मार्केट वेंट फ्रॉम 8,000 टू 12,000, निफ्टी खुद 50% बढ़ गया। बट सन फार्मा अगर हम लोग देखें तो वो मोटा मोटी 600 रुपया से 300 रुपया आ गया। वो मतलब 40-50% वहां से भी गिर गया। Correct. और ऊपर में तो मोटा मोटी ये चला गया था 1100 रुपया। तो पहला चीज कि ये समझना ज़रूरी है कि वी हैव टू बी, इट इज़ बेटर एटलीस्ट इन माई स्टाइल, आई ट्राई टू बाय जेंटेक। अब उससे आप कंपेयर करो कि मार्केट गिर रहा था, जेंटेक बढ़ रहा था, मार्केट बढ़ रहा है और सन फार्मा गिर रहा है, तो मुझे ऐसे एम्प्लॉय के साथ रहना है या ऐसे स्टॉक के साथ रहना है जो मुझे बता रहा है कि मेरे में जो ताकत है वो किसी में नहीं है। मुझे देखो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, सन फार्मा माइट बी द बेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया, बट इट माइट नॉट बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। इसमें कई बार लोग साइकोलॉजिकली क्या गलती करते हैं कि मान लो मार्केट चल गया, बहुत स्टॉक्स मल्टीबैगर हो गए, अब उनको क्या लग रहा है ना कि यार ये नहीं चला तो अब ये चलेगा। इसका कोई लॉजिक नहीं होता है कि ये क्यों चलेगा, इसमें ग्रोथ आएगी, इसका बिजनेस में ट्रिगर्स है, ये होगा, बस ये लगता है कि अब ये चलेगा, ये क्यों नहीं चला। ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि मतलब बड़े लोगों को या बड़े इन्वेस्टर्स को या इनसाइडर्स को भी टू सम एन एक्सटेंट मतलब ही नहीं है इस कंपनी से, प्रमोटर खुद क्यों नहीं आके ले रहा है, मतलब समथिंग लाइक दैट, ऐसा सोचना चाहिए। तो मुझे यही लगता है, मुझे ऐसे लगता है जब मतलब 52 वीक हाई क्यों, क्योंकि मैं लोस के स्टॉक्स कभी नहीं देखता, मुझे पता भी नहीं होता उनमें क्या हो रहा है। द रीज़न बीइंग
मुझे ऐसा लगता है खाली मैं होशियार हूँ क्या, मतलब बाकी सब बेवकूफ़। ये मेरा सोच है। जो लोग लॉस पे कंसिस्टेंटली लेके पैसा बनाते, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ नहीं बना सकते, मतलब हर तरीके से बना सकते हैं, बट मैंने शुरू में ही क्या बोला कि आपको आपके बिलीफ से मैच करना पड़ेगा। Correct. या तो आपका स्टाइल आपके बिलीफ से मैच होना होगा, या आपको अपने बिलीव्स बिल्ड करने पड़ेंगे टू फॉलो अ पर्टिकुलर स्टाइल। करेक्ट। सो हाउ डू वी डिफाइन द बेस्ट टाइम्स? अब मैं जिस टाइप का काम करता हूँ, ग्रोथ प्लस मोमेंटम, मोस्टली टेक्निकल स्ट्रेंथ प्लस फंडामेंटली बेस्ट क्या हो सकता है। मुझे बेस्ट लेना है, तो मैं देखा टेक्निकल में बेस्ट क्या हो सकता है, 52 वीक हाई हो सकता है, आईपीओ में ये ट्रेड हो सकता है, रिजल्ट्स में ये हो सकती हैं, और वॉल्यूम बाजार में ये हो सकता है। मैंने टेक्निकल से वो ले लिया। जैसे आपने मेरे से शुरू में पूछा कि आप टेक्निकल क्या लेते हो, फंडामेंटल क्या लेते हो, करेक्ट। मैंने टेक्निकल का बेस्ट लिख लिया कि ये हो सकता है। अब मैं देखो फंडामेंटल में बेस्ट क्या हो सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, पहला बेस्ट हो सकता है कि मुझे वो मल्टीबैगर पैटर्न के ट्रेड्स मिल जाए उसमें। नंबर 2, उनमें बहुत अच्छा ग्रोथ आ जाए। तो मेरा ये जो रेसिपी है ये बन गया। करेक्ट। अब मैं इस रेसिपी के लिए रेडी हूँ। तो हाउ डू वी डिफाइन द बेस्ट टाइम्स? अब अगर आप बेस्ट टाइम्स को समझो तो एक काम करते हैं, कुछ लीडर्स को लेते हैं ओके। ऑफ प्रीवियस बुल मार्केट्स एंड उनके बेस्ट पीरियड्स को देखते हैं और देखते हैं जब वो सबसे ज़्यादा चले तो वो क्यों चले, और फिर नहीं चले तो क्यों नहीं चले। ठीक है। तो अगर अपने देखें, अब अवंती है या HEG है या लॉरस है, दीज वर लीडर्स। अब आप यहाँ पे देखो, ये अवंती सबसे ज़्यादा कब चला, 2015 से 17 में ह्यूज मल्टीवैगर बना। करेक्ट। लॉरस को अगर आप HEG को देखो तो 17-18 में बहुत बड़ा मल्टीवैगर बना। ओके। और अगर आप लॉरस को देखो तो 2020-21 में बहुत बड़ा मल्टीवैगर बना। हाँ। उसके बाद 4 साल से लॉरस कोई रिटर्न नहीं दिया। एक बार तो 60% ऊपर से गिर गया था। HEG उसके बाद एक बार 90% गिर गया था टॉप से, और 7 साल से कहीं नहीं चला है। एंड अवंती 7.5 साल से अगर कोई यहाँ से रखा हो तो कोई रिटर्न नहीं दिया, और एक टाइम 75% इरोजन हो गया। अब अगर हम इनका जाके ये पीरियड्स देखें तो अवंती का हम लोग समझे थे कि 2014-15 से 17 तक अच्छा पीरियड था। तो यहाँ पे आप देखो ये क्या कर रहा था, इसके सेल्स ग्रोथ देखो। इनफैक्ट ये 2000 वो चार्ट में नहीं दिखा, बट ये 2013-14 से ही अच्छा कर रहा था, और मैंने 13 में ही बाई किया था। इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीबैगर्स फॉर मी। अच्छा। तो 13 में देखो सेल 626, सीधा 1000, फिर 1700, फिर 1900, फिर 2600, फिर 3300। ओके। क्या ग्रोथ दे रहा है। हाँ। मार्जिन आप देखो 8, 10, 11, 12, 13, 20, मार्जिन ही डबल हो गया उसका। हाँ। और EPS आप देखो 2, 5, 8, 11, 15, 32। और इसके बाद जब ये नहीं चला और इतना गिरा तो क्या हुआ, सेल्स ग्रोथ आप देखो आना बंद हो गया, और अगर आ भी रहा है तो EPS में नहीं जा रहा है, मार्जिन पूरा खत्म हो गया। yes, तो अपने समझे कि एक ट्रेंड क्या है। अब नेक्स्ट अगर अपने देखते हैं HEG का हमने समझा था 2017-18 वॉज अ पीरियड वेर इट डिड वेरी वेल। अगर आप 2017-18 के पहले का पीरियड अगर आप देखो तो दिस इज FY 18-19 जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो मार्च 18-19 का अपने को देखना है। करेक्ट। तो आप मार्च 17 का रिजल्ट हो गया मार्च 2017, बट ये चला है 17-18 में। हाँ। तो आप उसके बाद देखो जो ये इसका सेल्स गिर रहा था फ्रॉम 1400, 1200, 800, अब 2700, 6500 सीधा चला गया। तो लुक एट द रेट ऑफ ग्रोथ। जो हम लोग बोल रहे थे कि मुझे क्या चाहिए, 40, 50, 60% चाहिए, मुझे 10-20 देखना ही नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है देखने में। फिर और तो उसका कम हो गया। और नीचे में आप देखो प्रॉफिट कैसे जा रहा था। हाँ। EPS 4 रुपया, 180, -2.21, 55, 156, और उसके बाद ये नहीं चला है तो आप देखो कि सीधा डल पीरियड आ गया है। करेक्ट। सेम विथ लॉरस आप लोग देख लेना, ये ऑलरेडी है यहाँ पे। तो द सेम थिंग हैपेंड। तो इससे अब मेरे को क्या समझ में आ रहा है, जो मैं आप लोग को बोला कि जब अगर आपको फंडामेंटली पढ़ना है, आप कंपनी के बेस्ट फेजेस लो, उसमें से कॉमन ट्रेड्स ढूंढ लो, आप पैटर्न्स ढूंढ लो कि क्या है। जैसे अवंती में जैसे एक थाई यूनियन बोल के कंपनी है, उसने स्टेक लिया था, तो हमने ये पैटर्न में डाला ही था मल्टीबैगर। जैसे बेस्ट स्टील में ये स्टेक लिया, तो जब मैं बेस्ट स्टील देख रहा था मुझे अवंती लग रहा था, क्योंकि अवंती में प्ले कर चुका था। अरे यार ये तो नेक्स्ट अवंती बन सकता है। हाँ। ऐसे माइंड में आना चाहिए। अब मेरे को ये समझ में आया कि फॉर मी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट टाइम्स को मैं अपने स्टाइल में डिफाइन करूंगा सुपर हाई ग्रोथ फेज। ओके। हाँ, तो व्हाट मैटर्स इज आपको पढ़ के ग्रोथ आप देख लिए नंबर्स में, लेकिन खाली एक क्वार्टर यहाँ पे तो क्या है कि पूरा हो गया है तो आपको लग रहा है कि हाँ ग्रोथ इतना आया और चल गया। बट बहुत कंपनीज ऐसी होंगी जो ग्रोथ देंगी लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर ही फुस हो जाएगा, सारा ग्रोथ चला जाएगा। तो पढ़ने का इंटेंशन ये है, या मल्टीबैगर पैटर्न्स का इंटेंशन ये है कि कितना ग्रोथ आ सकता है
और कितने पीरियड तक पोटेंशियली आ सकता है। क्योंकि आप देख सकते हो अवंती 13 से मोटा मोटी बीच में 1 साल उतना नहीं दिया था, बट 13 से 17 तक उसका बुल मार्केट चला अवंती का स्टॉक का। अगर आप HEG देखो तो वो 1.5 साल चला, अगर लॉरस देखो तो 1.5-2 साल चला, तो वेरी करता है। तो लॉन्जिटिविटी ऑफ ग्रोथ इज ऑल्सो अ क्वेश्चन जो आपको पढ़ते समय ढूंढना है। जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको पता नहीं होगा आप क्या पढ़ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, तो आप ढूंढ भी नहीं पाओगे। तो नाउ आई नो वन थिंग दैट इज नॉन नेगोशिएबल फॉर मी, दैट इज हाई ग्रोथ। हाँ, नाउ इससे ये भी पता चलता है कि हर बुल मार्केट के न्यू लीडर्स होते हैं, ये हम देख चुके हैं। और अवंती HEG ये सब देख के ये भी समझ में आ रहा है कि सेलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स माइंडसेट, या कई बार अपने को भी ऐसा लगता है कि अरे यार इसमें मेरा पैसा 3-4 गुना बन गया, 10 गुना बन गया, तो एक लगाव हो जाता है स्टॉक से और लगता है यार अब तो ये फ्री का हो गया, चलो बेचे ही नहीं। तो ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस, आप कर सकते हो, बट आपको उस प्रोसेस को जब आप फॉलो कर रहे हो तो आपका एक्सपेक्टेशन, जो हम लोग बोलते हैं बैक टेस्टिंग करके हम लोग एक रास्ता ढूंढते हैं ताकि जैसे ही डिविएट हो रहा हो हमें पता चल जाए कि डिविएशन हो रहा है। तो इसका रास्ता ये है कि यू विल हैव टू लिव विथ 40, 50, 60, 70, 80, 90% drawdowns maybe, and also with multiple years of it not performing or consolidating। तो ये एक्सेप्टेंस भी लाना होगा, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे स्टाइल में मेरे क्या साथ में बैगेजेस भी आ रहे हैं। जैसे अवंती तो अभी ऑलमोस्ट 8 साल से कहीं गया ही नहीं, कहीं गया ही नहीं, इनफैक्ट वो नीचे आया, वो बोल और आप अगर मुझे पूछोगे कि आपके लिए 70 बैगर बना, आपका पूरा कैपिटल यही बनाया, आज उसमें क्या हो रहा था, मैंने इतने साल उसको देखा ही नहीं क्योंकि मैं बास्केट में नहीं आया, मतलब बात खत्म। वो आपके इसमें 70 टाइम्स हुआ, 70 टाइम्स बना था, दैट वाज द बिगेस्ट ये फॉर मी मल्टी बैगर। अब मैनी रिटेल इन्वेस्टर गेट स्टक एज दे हैव हैबिट ऑफ कंपनी कलेक्शन, ले लिया 2 गुना हो गया, बेचने का सोचे ही नहीं 3 गुना हो गया, इसीलिए सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नेचर है मार्केट का। अभी भी अगर आप देख लो कि डिफेंस स्टॉक्स तो खैर वापस आ गए, लेकिन रेलवे स्टॉक्स देख लो या बहुत सारे जो पुराने थीम्स थे या इतने SMEs जो ये सब चले थे, आप आराम से देख लो 50, 60, 70% तो इसी फॉल में गिर गए। करेक्ट। जबकि दिस वॉज नॉट अ मेजर फॉल ऑफ द लेग, वी डोंट नो व्हाट विल इट टर्न आउट टू बी, बट इसी फॉल में गिर गए जो लीडर्स थे। तो कई बार क्या होता है कि एक रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में बहुत सारे बड़े विनर्स होते हैं, वो लोग पार्टी में जाएंगे तो बोलेंगे अरे यार सुजलॉन मैंने 10 में लिया, 80 हो गया, मेरे पास तो अभी भी है, लेकिन पोर्टफोलियो का CAGR है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पूरा इकट्ठा किया हुआ है, कुछ हो नहीं रहा है, और यही स्टॉक लिया हुआ है वो 7-8 साल तक पड़ा हुआ है, वो तो कोई रिटर्न दे नहीं रहा है। तो माइंडसेट ये रहता है पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर कैसे बनाया जाए। करेक्ट। तो इसमें जैसे अगर अपने देखें तो वन ऑफ माई मेंटोर्स हु आई कंसिडर टू बी मेंटोर, ऑल्दो आई डोंट, ही डजंट नो मी पर्सनली, बट इनके बुक्स मैं सबको रेकमेंड करूंगा पढ़ने के लिए, मार्क मिनर्विनी, ही ऑल्सो सेज दैट, एंड इन्होंने भी अपनी बैक टेस्टिंग की है, बुक्स बनाए हैं, इतने साल का 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ही सेज देयर इज 50-80 रूल, उनका ही ट्वीट मैंने यहाँ डाला है, व्हेन अ सेक्युलर लीडर मेक्स अ टॉप देयर इज अ 50% चांस दैट इट विल ड्रॉप 80% एंड 80% चांस दैट इट विल ड्रॉप 50%। सो द एवरेज डिक्लाइन इज मोर देन 70%, एंड वो हमने देख लिया HEG, अवंती और लॉरस के केस में, तो प्रूफ भी हो गया। और अभी का टाइम तो बेस्ट है, सब लोग को जाके देख लेना चाहिए, तो ये आपको समझ भी आ जाएगा। दिस इज वेयर रीडिंग बुक्स हेल्प, एंड दिस इज वेयर रीड बुक करने के बाद एक स्टेप आगे जाओ और जाके देखो, क्वेश्चन करो, एंड दिस इज व्हाट बैक टेस्टिंग इज। तो जब आप ये करोगे आपको पता चलेगा सेल का इंपॉर्टेंस क्या है। ऑब्वियसली कोई टॉप पे सेल नहीं कर पाएगा, लेकिन एटलीस्ट वो अवेयरनेस रहेगा, हाँ मुझे कहीं सेल करना है और मैं उसके अराउंड कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, क्या ग्रोथ कम होगा तब बेचना है या कब बेचना है। करेक्ट। So we have also realized that selling is very important, or else we can see huge drawdowns or years of no returns once the best times are over for the company. Right. So the last step, final step, when to sell. तो when to sell जैसे कि हमने बात किया और अपोलो ट्राइकोट के केस में देखा भी कि पहला क्वेश्चन होना चाहिए व्हाई डिड यू बाय इन द फर्स्ट प्लेस। अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, मुझे मेरा सेलिंग अलग होगा, पोजिशनल ट्रेडर हूँ अलग होगा, मैं इन्वेस्टर हूँ अलग होगा, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ अलग होगा, सबका अलग माइंडसेट रहेगा, मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूँ अलग रहेगा। अब एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, बहुत ही फटाफट करेंगे अपने HEG का सेलिंग पे, क्योंकि हमने क्या देखा, HEG बिकेम ह्यूज मल्टी बैगर यहाँ पे। मोटा मोटी अगर आप देखो तो आई डोंट इवन नो, मतलब 100 रुपये का चीज़ 1000 रुपया हो गया या उससे भी नीचे था इफ आई सी। एंड वहाँ से फिर
विद इन 1.5 years वो वापस 100 रुपया भी वापस 90% उड़ भी गया। तो अब HEG के केस में एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं। अब हमने रिजल्ट्स की भी बात की, ग्रोथ की भी बात की, अब हम एक काम करते हैं, ये Q1, Q2, Q3, Q4 इनके रिजल्ट्स देखते हैं। तो Q1 का रिजल्ट इस पॉइंट पे आया था चार्ट पे, Q2 का इस पॉइंट पे, Q3 का इस पॉइंट पे और Q4 का इस पॉइंट पे। तो अब हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि इन सब में ग्रोथ क्या था। और मैं ये बोलूँगा कि अवंती और लॉरस के केस में जो ऑडियंस है, अगर उनको मज़ा आ रहा है तो वो भी ये होमवर्क करके देखे। मैं होमवर्क भी देना चाहता हूँ ताकि जो भी चीज़ें अपने बात करें वो तुरंत प्रैक्टिकली कट कॉपी पेस्ट वही चीज़ करें। बिकॉज बोलते समय मेरा थॉट प्रोसेस यही रहता है कि मुझे ये नहीं दिखाना है कि मुझे कितना आता है, मुझे ये दिखाना है कि लोग कैसे प्रैक्टिकली ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने लाइफ में और उसका यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि मज़ा तभी आएगा। करेक्ट। जैसे Q1 अगर आपने देखें तो यहाँ पे अगर आप ईयर ऑन ईयर रिजल्ट देखोगे तो 213 करोड़ का सेल्स था जो 1500 करोड़ हो गया, एंड ये -2.11 से 192 करोड़ 192 का EPS आ गया। ओके। तो सुपर ग्रोथ, राइट। इससे पहले का भी आप लोग करके देखना, तो वो जो जर्नी अप की है वो भी आपको समझ में आएगी। करेक्ट। अब Q2 का अगर अपने देखें तो अगर अपने वापस यहाँ पे Q2 का देखें तो आप देखोगे कि 409 करोड़ का सेल 1793 बन गया और 113 करोड़ का नेट प्रॉफिट 888 करोड़ बन गया। अब रिजल्ट देखना खाली यही नहीं होता, बट अपने ओवरव्यू एक ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ये देख लिया और रिजल्ट समझ में आ गया। उसमें अदर इनकम है नहीं है, क्या खर्चे किस रेशियो में बढ़े, ये सब भी देखना पड़ता है, बट अपने एक ओवरव्यू ले रहे हैं। अब Q3 में अगर अपने देखें तो 872 का 1864 हो गया था। और इधर अगर अपने नेट प्रॉफिट देखें तो 342 का 866 हो गया। और इन तीनों क्वार्टर में आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ आ रहा था। देख लो यहाँ पे अगर 1292 का 1500, 1500 का 1793, 1793 का 1864। अब एक चीज़ अगर आप देखोगे तो Q3 में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि ये HEG का बेस्ट एवर रिजल्ट था, बट यहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रोथ काफ़ी कम हो गया था। अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट गिरा है इन स्पाइट ऑफ माइनर चेंज इंक्रीज इन सेल्स। तो अब जो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर फटाफट बढ़ रही थी, तो अगर हल्का सा गिरा है तो दिस इज फर्स्ट अलर्ट। आई एम नॉट सेइंग यू गो एंड सेल, बट एटलीस्ट ये अपने माइंड में रजिस्टर होना चाहिए कि दिस इज अ रिव्यू पॉइंट। यहाँ पे मुझे रिव्यू लेना है कि इज द स्टोरी इंटैक्ट, इज द लॉजिक इंटैक्ट। फिर Q4 जाके अगर आप देखते हो जो कि 20 मई 2019 को आया, मैंने यहाँ पे सारे डेट्स भी लिखे हैं ताकि आप लोग पीछे जाके देख पाओ। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे तो लॉस हो गया, मतलब नेट प्रॉफिट डीग्रोथ हो गया। सेल्स बढ़ा है तो भी, तो मतलब मार्जिन पे प्रेशर आ रहा था। करेक्ट। अब इन्हीं को अब अपने को क्या समझ में आया, Q1 ठीक था, ट्रेंड फॉलो कर रहा था, Q2 कर रहा था, Q3 वॉज द बेस्ट रिजल्ट्स एंड Q4 में डीग्रोथ आ गया। अब आप एक बात समझो चार्ट पे कि Q3 जब बेस्ट रिजल्ट्स आया तब तक ये ऑलरेडी 20% फ्रॉम द टॉप गिर चुका था। तो अगर ये गिर चुका था मतलब स्मार्ट पीपल, स्मार्ट इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट में स्मार्टेस्ट पीपल है, वो लोग सूंघ लेता है कि क्या होने वाला है, और इनसाइडर्स सब होते हैं। तो आज मार्केट इज स्मार्टर देन एवरीवन एल्स, और इसीलिए 52 वीक हाई। मुझे लगता है कि मार्केट मुझे बता रहा है क्या पढ़ना है, राइट। और इसीलिए सेलिंग में भी वो पहले ही 20% गिर गया था। तो कई बार क्या होता है, मैंने देखा है लोगों का टेंडेंसी कि अरे यार ये इतना अच्छा रिजल्ट दिया, चला क्यों नहीं। खुद को क्वेश्चन करो, क्या ये बेस्ट रिजल्ट था? तब अपने को खुद को क्वेश्चन करना है कि क्यों नहीं चला। हर रिजल्ट पे जब ये चल रहा था, अभी ये गिरा हुआ है और ये क्यों नहीं चल पा रहा है, इतना क्या ओवरलोड हो गया है। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो शायद हमें दिखता है कि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डिप किया है। तो अपने एटलीस्ट अगर नहीं भी बेचते तो अलर्ट हो जाते। अगर यही प्राइमरी क्राइटेरिया होता बेचने का, देयर आर अदर क्राइटेरियाज ऑल्सो जो हम लोग स्टडी करेंगे। अच्छा, अभी अगर एक जन होता वो सोचता हाई ग्रोथ स्टॉक्स के साथ क्या रिस्क है, जो भी आप, जैसे मैंने आपको बोला कि जो भी स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए उनके साथ क्या बैगेज आता है, क्या रिस्क आते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप सन फार्मा टाइप का स्टॉक लेके बैठे हो 10 साल 12 साल के, तो आपको पता है कि इतना ड्रॉडाउन भी आ सकता है। तो हाई ग्रोथ स्टॉक्स में जब टॉप बनता है तो गिरता भी बहुत फास्ट है, करेक्ट, मौका नहीं देता है। तो अगर कोई आदमी ये सोच रहा था कि चलो एक क्वार्टर और देखते हैं क्या है, एक क्वार्टर तो दें, ग्रोथ कर रहा है तो उसको पता चलता है कि एक क्वार्टर बाद जब वो रिजल्ट आया वो 65% ऊपर से गिर चुका था एक क्वार्टर में ही।
65% और नीचे चला जाता। Q3 रिजल्ट्स उतने खराब नहीं थे, बट स्पीड ऑफ फॉल आप देखो, हो सकता है मार्केट भी इस समय गिर रहा था जो भी है, बट 2018 से ही मार्केट गिर रहा था, लेकिन ये चल रहा था, स्मॉल कैप्स गिर रहे थे, लेकिन 19 में ऐसा हुआ। तो आपको ना लेयर्स ऑफ सेल रखने हैं। आप एक चीज़ सोच सकते हो कि हाँ ग्रोथ कम होगा, ट्रैक पॉइंट ट्रैक करूंगा, ये होगा तो ट्रैक करूंगा, मूविंग एवरेज टूटा तो ट्रैक करूंगा, या 90 डिग्री से ऊपर गया तो एक बार एनालाइज करूंगा कि क्या हो रहा है। ऐसे करके आपको ये रखना पड़ेगा। सेलिंग का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि सेलिंग इज द टफेस्ट थिंग, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये पैटर्न आप रिपीटेडली देखोगे कि कंपनीज के बेस्ट रिजल्ट्स आने के पहले उनका टॉप बन जाता है, बिकॉज मार्केट नोज कि ये जो आया है ये बेस्ट है। हर में नहीं होगा, बट बहुत जगह ये दिखेगा आपको मल्टी बैगर्स में। कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अरे यार ब्रोकरेज तो बोल रहा है बाई, तो जैसे HEG के केस में एक ब्रोकरेज, यहाँ पे डेट देखो 9 नवंबर 2018, तो 9 नवंबर कहाँ आया, करीबन करीब Q3 रिजल्ट्स के पहले आया, Q2 के बाद वहाँ पे इन्होंने, अच्छा ये 1:5 स्प्लिट हो चुका है, तो अगर 900 का भाव था उस समय, तो इसने टारगेट यहाँ पे दिया है 5,750। तो ब्रोकरेज रिपोर्ट, मैं ये नहीं बोलता यूजफुल नहीं होते, यूजफुल होते हैं टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ द कंपनी, टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, बट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कैनॉट गिव यू बाई एंड सेल एग्जैक्टली। मुझे तो ये रिपोर्ट्स हमेशा मैं इस तरीके से देखता हूँ, जब भी ये सेल बोलते हैं ना, मैं बाइंग साइड देखता हूँ, बिकॉज जनरली इनका जब सेल आता है ना, तब तक मार्केट में सेलिंग हो चुकी होती है, हाँ। और जब इनका बाय आता है तब तक जनरली वो स्टॉक में सब कुछ हो चुका रहता है। स्पेशली जो ग्लोबल बड़े प्लेयर्स हैं, उनमें नाम नहीं लेंगे, बट जो वहाँ पे हम लोग, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप भी नहीं ये है, इवन टाटा मोटर्स में यही हुआ था ना 2020 में, एकदम बॉटम पे सेल आया और ऐसा। ये तो HEG में आप देखोगे 19 फरवरी 2019 को भी, यहाँ पे अगर आप डेट देख सकते हो, तो वहाँ पे भी वापस इट इज़ समवेयर हियर 490 400 समथिंग अराउंड हियर, यहाँ पे वापस बाई आया विद टारगेट 2400 रुपया, मतलब 490, मतलब जो भी, मतलब इंटू 5 करके आप देख लो, 400 इंटू 5 2000 रुपया के आसपास का होगा स्टॉक, 400 मान लेते हैं उस समय। तो उसके बाद भी अपने देख सकते हैं कि ये काफ़ी गिरा। तो कई बार मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फॉलो मत करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स यूज़फुल नहीं है, मैं बहुत यूज़ लेता हूँ स्टोरी समझने के लिए या फैक्ट समझने के लिए, लेकिन आप सिर्फ बाई और सेल पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको उसका लिए अपना प्रोसेस बनाना पड़ेगा। सो इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि देखो, दिस इज़ माई वे, नॉट द ओनली वे, देर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज टू मेक मनी इन द मार्केट। आप कुछ भी चुन लो, जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ अपने स्टाइल के हिसाब से कर रहा हूँ। देयर माइट बी पीपल हु वुड बी यूजिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स एंड फॉलोइंग एंड मेकिंग मनी कंसिस्टेंटली, बट इट्स नॉट माई प्रोसेस। करेक्ट। So in high growth stocks which have already become huge multi-bagger, reduction in the rate of growth is one of the sign to sell. ये भी हमने लर्निंग कर ली, अब इसको जाके लोग बैक टेस्ट कर सकते हैं मल्टी-बैगर स्टॉक्स में। अब व्हेन टू सेल, फंडामेंटल, टेक्निकल, सेंटीमेंट एंड पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव, 4 तरीके से मैं सेलिंग को देखता हूँ। पहला चीज़ जो सबसे कॉमन है, अगर आप किसी पूछो क्यों बेचा रहे यार, वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया, बट अपने को ये भी समझना पड़ेगा कि वैल्यूएशन री रेटिंग इज द बिगेस्ट फैक्टर इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। आप देखोगे कि स्टॉक्स मल्टी बैगर बने हैं, उनमें पी रेशियो ही 4-5 गुना हो गया है उनमें, मतलब अर्निंग्स तो मान लो 2 गुना बढ़ी है, लेकिन पी रेशियो 10 का 50 हो गया है, तो वो 10 गुना हो गया है स्टॉक। तो अगर मैं खाली वैल्यूएशन के बेसिस पे बेच रहा हूँ, सिर्फ वही पैरामीटर माइंड में रखा हूँ, तो मैं वो जो 10 का 50 हुआ है पी रेशियो, उसका कभी फ़ायदा नहीं उठा पाऊंगा। तो ये समझना ज़रूरी है, बट ये भी एक तरीका है माइंड में रखना है। अगर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, विजिबिलिटी, वैल्यूएशंस आपको मिले, अगर आपको ये मिले तो आप डेफिनेटली सेल कर सकते हो। अगर ट्रिगर्स, जैसे कि मैंने क्या बोला, अपोलो ट्राइकोट में एक ट्रिगर क्या हुआ कि मर्जर, तो मेरे माइंड में वो ट्रिगर, तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये अगर हुआ तो मैं एक बार रिव्यू करूंगा सेल के लिए। तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, या मैं सोच रहा हूँ कि कंपनी 50% ग्रोथ देनी चाहिए, कंपनी ने गाइडेंस दिया 50% ग्रो करेगी, बट वो 30% करती है, तो दैट कुड बी अ पॉइंट वेयर आई एम लुकिंग टू सेल, और रिडक्शन इन रेट ऑफ ग्रोथ, तो ये भी एक पॉइंट माइंड में रखना है। स्लो डाउन इन ग्रोथ हमने बात कर ही लिया। फंड्स गेटिंग लॉन्च फॉर अ सेक्टर और अ थीम, ये भी एक पॉइंट है कि टॉप पे बहुत देखते हैं हम लोग, ये होता है।
ये आपको मैं इसका बेस्ट एग्जांपल अभी दे सकता हूँ। हाँ 2022 में ऑटो इंडेक्स ने ब्रेकआउट किया। हाँ। मेरा जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट है उस सेटअप से 2018 का 2017 का या 18 का वो ब्रेकआउट कर रहा था ऑटो सेक्टर। ठीक है। और तब ऑटो सेक्टर आई थिंक 10,000 या 12,000 था। उसके बाद जब ऑटो इंडेक्स 24,000 हो गया, हाँ तब बहुत सारे फंड हाउसेस वाले ऑटो सेक्टर के रिलेटेड थीमेटिक फंड लेके आए। करेक्ट। और जब मैंने वो सेक्टर को देखा था, तब उसमें सिर्फ एक ही फंड था विच वाज यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड ऐसा कुछ नाम था उसका। एकदम। और सडनली बहुत सारे फंड वाले आने लगे ना, तो मैं बोला यार समझ जाओगे सेक्टर में कुछ ये तो मैं बिकॉज म्यूचुअल फंड का काम क्या है ना, जो सेक्टर डिमांड में है उसके रिलेटेड उनको फंड लाना पड़ेगा तो ही उनको पैसा मिलेगा। रिसेंटली ऐसा डिफेंस में भी हुआ था। हाँ वो अलग बात है, डिफेंस वापस चल गया बिकॉज ऑफ जो हम लोग बात की ये मेरे वॉर हुआ। ये मेरे नॉलेज के हिसाब से डिफेंस वाज अ बाउंसर फॉर मी। डिफेंस सेक्टर जो इतना गिरने के बाद वापस चला, शायद उसका रीजन ये भी हो सकता है कि बीच में हमारे यहाँ पे वॉर हो गई, हमारी कुछ चीजें लोगों ने देखी और हमने प्रूव किया कि हम कितने बेटर है, स्ट्रॉन्ग है। हाँ। मैं डेटा भी देख रहा था, आई थिंक कितना 36 टाइम्स की कितना हो गया अपना डिफेंस एक्सपोर्ट्स इन लास्ट 10 इयर्स। नॉट श्योर एग्जैक्ट नंबर बट ऐसा कुछ हुआ है। फिर टू मच हाइप उपला ऑन सोशल मीडिया, हर एक आदमी वही बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हाइप उपला हो रहा है मैं जाके बेच दूंगा। मतलब मेरे लिए एक रिव्यू पॉइंट रहेगा कि मैं एक बार देख लूं कि सब ठीक है। जैसे आजकल उसको रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग बोलते हैं ना। हाँ रेड फ्लैग रेड फ्लैग हो जाएगा ये। तो 90 डिग्री राइज, वर्टिकल राइज, तो आफ्टर समथिंग बिकम्स मल्टी बैगर अपने देखते हैं लास्ट मूव बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो अगर वैसा कुछ मिल रहा है तो अब इसमें भी ना दो चीज़ सोचनी पड़ती है। जैसे अगर इरिडा के केस में आप देखो तो ये मिला था, तो आपको ये देखना है कि अगर वो स्टॉक 5% के सर्किट में है तो आप पार्टली ट्रिम करते जाओ, क्योंकि अगर वो डाउन सर्किट्स में आया तो शायद आपको 20-30% तक मौका नहीं मिलेगा। अगर आप कोई मूविंग एवरेज भी रखे हो कि इसके नीचे मैं बेच दूंगा, लेकिन अगर वो 20% सर्किट में हो तो आप कोई टाइटर मूविंग एवरेज लेके काम कर सकते हो। करेक्ट। तो ये सब को रिफाइन करना, जानना और उसको प्रैक्टिकली देखना। जैसे इरिडा केस में 5% में आ गया था, तो उसको ट्रेल अलग तरीके से करना है, इसको अलग तरीके से करना है। तो ये सब एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से ही आएगा। करेक्ट। मूविंग एवरेजेस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अगर कोई स्विंग ट्रेडर है या आप ट्रेड के हिसाब से लियो, आपका 7-8% का रिस्क है उस पर और आपने 1:3, 1:4 बना लिया, तो वो भी एक प्रोसेस होता है। पोर्टफोलियो अलाइनमेंट भी होता है। कई बार आपका कोई सेक्टर पे, कोई स्टॉक पे बहुत ज़्यादा एलोकेशन हो जाता है या मार्केट व्यू चेंज हो जाता है, तो आपको कैश रेस करना है, एलोकेशन ओवरऑल पोर्टफोलियो का ट्रिम करना है, जो भी करना है वो आप कर सकते हो। तो दीज आर द वेज टू सेल जो मेरे माइंड में रहते हैं। अभी लास्ट चीज़ है जो जेंटेक हम लोग एंट्री पहले बोले थे वॉल्यूम बजर में, उसका हम लोग सेल देख लेते हैं। और जेंटेक वाज इन रिजल्ट्स आल्सो। तो अब अपने देखते हैं, यहीं पे ये एंट्री था जो सबको याद ही होगा, एंड रिजल्ट्स भी हमने देखा था और हमने ये भी देखा था कि ये मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा था। अब एक स्विंग ट्रेडर है, उसका क्या एग्जिट होगा? एक स्विंग ट्रेडर कुछ दिन के लिए ट्रेड लेता है। तो जैसे कि अभी हमने बात किया कि मान लो उसने यहाँ लिया और फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, वो बोला कि ठीक है इस कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस है, तो मान लो दैट इज 8.74%। जस्ट एन एग्जाम्पल। ये ऐसा नहीं है कि मैं ये करता हूँ, कि ये मैं एक थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ सबको। तो अब उसके लिए हो सकता है कि जब 1:3 बन जाए, मतलब 8.74 का 3 गुना रिटर्न आ जाए, उसको लगे कि बेच देते हैं, 1:4 में और बेच देते हैं, ऐसे करके वो अपना सेल्स कर सकता है। करेक्ट। अब अगर एक पोजिशनल ट्रेडर है जिसको कुछ मंथ्स या कुछ वीक्स के लिए स्टॉक रखना है, तो हो सकता है कि वो 20 EMA से ट्रेल कर ले। अगर वो अग्रेसिव है तो बोला कि ठीक है जब 20 EMA टूटेगा मैं बेच दूंगा। और तो इससे डेली टाइम फ्रेम ही है। हाँ, क्योंकि डेली में लिए वॉल्यूम डेली में बस हुआ है, डेली में बस हुआ है। तो वो सोच रहा है कि मैं बेच दूंगा। तो वो इससे क्या होगा कि वो ज़्यादा राइड कर पाएगा। बहुत सारे केसेस में शायद बहुत बड़े मल्टी बैगर्स भी मिल जाए उसको। ओके। एक पोजिशनल ट्रेडर है जो और थोड़ा मतलब थोड़ा कम अग्रेसिव है, ये अग्रेसिव हो गया, तो वो बोल रहा है कि मैं 50 के EMA से करूँगा। तो इसमें नेगेटिव हो गया कि मे बी ऊपर से नीचे ड्रॉडाउन ज़्यादा देख लिया, बट मूव बहुत बड़ा कैप्चर कर लिया। हाँ, बट कई बार ऐसा भी होगा कि मूव देखे कि 30-40% आ गया और फिर हाथ में 15% ही रहा, तो वो भी हो सकता है। तो हर एक चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस।
अगर कोई खाली फंडा बेस्ड है तो वो देख रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें बात की है फंडा के लिए, लेकिन फॉर एग्जांपल वो देख रहा है कि इसका ग्रोथ कम हो जाए, तो मान लो दिसंबर क्वार्टर में वो देखता है कि यार ग्रोथ तो इतना कम हो गया अचानक से। ऐसे तो 50% सेल्स ग्रोथ था दिसंबर टू दिसंबर, हाँ। बट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो बहुत कम हो गया है। करेक्ट। एंड अगर रेट ऑफ चेंज जिसका हम लोग बात करते हैं ग्रोथ का, दैट तो हो सकता है कि उस समय हो सकता है वॉट एवर द पैरामीटर्स आर फॉर दैट पर्सन, वो एक रिव्यू पॉइंट माने उसको। तो हम लोग अगर देखें तो ये एरो है, यहाँ पे वो रिजल्ट आया था, तो 63% ऑलरेडी गिर गया था वो। तो अब उसको हो सकता है कि वो सेल करे, हो सकता है वो वापस ले सकता है सेल करके, या हो सकता है कि उसको लगे कि नहीं प्राइस वाइज वर्स्ट इज डन, तो वो उसको होल्ड करे। तो दैट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन व्हाट हिज व्यू इज फॉर द स्टॉक। Correct. इसके नेक्स्ट डे ही कंपनी का कॉन कॉल हुआ था जिसमें उन्होंने रीआइटरेट किया था कि वी विल ग्रो एट लॉन्ग टर्म CAGR, हम लोग का ग्रोथ का 50% रहेगा, एंड वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग द एनुअल टारगेट ऑफ 900 करोड़ डिस्पाइट डिलेज इन ऑर्डर फ्लो। तो 900 तो रीज़न पता चल गया अपने को, डिलेज इन ऑर्डर फ्लो, एंड ऑर्डर पाइपलाइन भी पता चल गया कि अच्छा खासा पाइपलाइन है। 900 करोड़ का अगर हम लोग कैलकुलेशन भी करें तो 255, 242, 152, मतलब मोटा मोटी 250, 150, मतलब 500, 650 हो गया था। तो हमें एक एक्सपेक्टेशन भी आ गया कि मोटा मोटी कंपनी बोल रहा है कि 250 करोड़ का टॉप लाइन करेगा, किया 320 का 25 करोड़ का, लेकिन 250 का एक एक्सपेक्टेशन था। तो हम लोग ये सोच सकते थे कि मार्च 24 में 141 था, अब 250 आ सकता है, अपने बैक कैलकुलेशन उस हिसाब से करके एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर सकते थे कि हमें बेचना है कि नहीं बेचना है। करेक्ट। जो भी जिसका प्रोसेस है, तो वो एक तरीका हो सकता था। एंड इससे ये भी पता चल गया कि कौन कॉल ये सब पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, दिस इज़ व्हाट आई हैड। आई होप ऑडियंस को मज़ा आए, कुछ सीखने मिले, एंड मुझे भी कुछ सीखने मिले। अगर ऑडियंस का कोई फीडबैक है कि कैसे क्या इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है, तो आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। थैंक यू सौम्य भाई। सच बताऊँ तो ये अब तक का हमारा सबसे बड़ा पॉडकास्ट Longest रहेगा, podcast है। बट मुझे बहुत मज़ा आया पूरे पॉडकास्ट में, बिकॉज आपने बेसिकली है ना एक ही मेथड को 4 तरीके से कैसे करते हैं ना वो बताया। Correct, हाँ। और इस वजह से ये पॉडकास्ट इतना बड़ा हुआ। अगर आप वो मेथड को सिर्फ एक तरीके से या 2 तरीके से बताते तो इतना बड़ा नहीं होता। तो देखो, मेरे लिए पॉडकास्ट बड़ा या छोटा वो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मेरे लिए ये बात है कि भाई वो चीज़ में मुझे सीखने क्या मिल रहा है। तो एक्चुअली ये एक पॉडकास्ट नहीं है, दिस इज़ 4 पॉडकास्ट। करेक्ट। क्योंकि इसके अंदर मुझे 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट समझने मिले हैं कि मल्टीबैगर स्टॉक के 4 अलग अलग पार्ट क्या हो सकते हैं। एंड उसका भी लॉजिक है, लॉजिक है, क्योंकि right. 52 वीक हाई, अगर आप बेयर मार्केट से निकल रहे हो तो बहुत देर बाद आएगा। और आईपीओ में क्या 52 वीक हाई, वो तो रिसेंटली लिस्ट हुआ है, तो इसलिए आईपीओ अलग है, 52 वीक हाई अलग है। फिर अगर आप 52 वीक हाई बहुत देर बाद आएगा, तो जैसे जेंटेक है, मान लो 52 वीक हाई नहीं मारा, लेकिन स्टार्ट ऑफ अ बुल मार्केट में अपना जो वॉल्यूम बजर्स है वहाँ से अपने को मिल जाएंगे स्टॉक्स। एंड जो लास्ट वाला था रिजल्ट्स, तो अगेन दैट इज काइंड ऑफ अ फंडामेंटल व्यू के साथ। तो इसीलिए जैसे मार्केट के साइकिल्स होते हैं उसको कवर करने के लिए ये 4 प्रोसेस है। इसीलिए तो मैंने बोला ना कि ये जिसने भी ये पूरा अभी तक देखा है उसको एक पॉडकास्ट में 4 डिफरेंट एंगल मिला है और 4 मेथड मिली है। तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और थैंक यू सर, आज आप आए यहाँ पे। अभी ऑलमोस्ट 8 बज रहे अभी रात के। एंड हमने 5 बजे शुरू करने का सोचा था, बट हम बात कर रहे थे, हमने 6 बजे शुरू किया और अभी यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो थैंक यू सर। एंड आप लोग भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट में क्या सीखने मिला। और हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सौम्य जी ने बोली कि आप क्या फीडबैक दे सकते हो जिससे हम ऐसे आने वाले दूसरे पॉडकास्ट में और अच्छा कर सके। और इवन आप सौम्य जी के लिए भी कुछ अगर आपको फीडबैक देना है तो वो दीजिए। तो सर, आपका सोशल मीडिया पे जैसे आपने बोला आपका ट्विटर अकाउंट है, तो हम आपके ट्विटर अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं लोगों को, मतलब कुछ क्वेश्चन हो तो पूछने के लिए। डेफिनेटली। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सर को ट्विटर पे पूछ सकते हो। अदरवाइज आप हमारी ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में आपके क्वेश्चन पूछ सकते हो। वैसे मुझे लगता तो नहीं है लोगों के कोई ज़्यादा क्वेश्चन होंगे,
और आप भी अभी नीचे कमेंट्स करके बताइए कि ये जो सर ने 4 अलग अलग वेज बताए हैं मल्टीबैगर ढूंढने के, उसमें से अभी कौन से जगह पे फिट हो रहा है, अभी कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसमें फिट हो रहा है। तो थैंक यू सर। एंड थैंक यू सो मच। आपने बीच में बोला था कि आपका स्टार्टअप भी है, तो वो किस चीज़ का स्टार्टअप है सर आपका, मतलब क्या है? तो 3 स्टार्टअप्स हैं मेरे। आई एम को फाउंडर इन 3 स्टार्टअप्स। एक है TABP स्नैक्स एंड बेवरेजेस, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स एंड चिप्स बनाता है। वी स्टार्टेड इन 2018। दिस ईयर वी डिड अ सेल्स ऑफ 105 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट ईयर वी आर टारगेटिंग सेल्स ऑफ ओवर 150 करोड़ होपफुली। एंड उसका लास्ट फंड रेज हमारा हुआ 350 करोड़ वैल्यूएशन पे। सेकंड मेरा स्टार्टअप है पेट फूड में, वो TABPS है, पेट्स प्राइवेट लिमिटेड। अभी हम लोग उसमें भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एंड और थर्ड हमारा स्टार्टअप है जो है चायग्राम बोल के, जो कैलकाटा में QSR मॉडल एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। 31 स्टोर्स हैं हमारे कैलकाटा में, फूड आउटलेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ घी, सम मोर FMCG प्रोडक्ट्स लाइक 5 रुपी केक्स एंड ये सब भी है हमारा। तो ये 3 हैं, और एक में मैं इन्वेस्टर भी हूँ विच इज़ से रूम्स। तो ये स्टार्टअप साइड ऑफ थिंग्स है। तो इसमें यही था कि जो भी मार्केट से सीखा है, जो भी चीज़ें, जैसे मैंने आपको क्या बोला, एडवांसेस, मेरे सारे स्टार्टअप एडवांसेस पे। मैंने मार्केट में क्या देखा, ये वाली कंपनी जिंदा रहती है, ये वाली कंपनीज को वैल्यूएशन मिलता है, ये वाली कंपनीज मल्टीबैगर बनती है। एक भी कंपनी मेरा सब में पहले पैसा आता है फिर माल जाता है। इनफैक्ट पेट फूड में तो बहुत टफ है, बिकॉज जो कंपेटिटर्स हैं हमारे वो 45 to 60 डेज का क्रेडिट देते हैं, बट हम नहीं देते। तो हमें टाइम लगा बिल्ड करने में। बट आज के दिन उसका भी फंड रेज 90 करोड़ वैल्यूएशन पे हो रहा है। एंड इट हैज़ ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स। बिकॉज हम कैसे मार्केट में पेनिट्रेट कर पाए, बिकॉज क्या होता है कि आप जितना भी ब्रांडिंग कर लो, अगर पेट है आपके घर में, आप उसको ज़बरदस्ती नहीं खिला सकते। Correct. एक बच्चे को खिला सकते हो, पेट को नहीं, वो नहीं खाएगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो खाएगा। तो वो बिल्ड करने में टाइम लगता है, और हमने एडवांसेस पे इसको बिल्ड किया है। तो जो जो मार्केट से सीखा कि सबसे स्टेबल बिजनेसेस होते हैं FMCG या कंज्यूमर रिलेटेड। तो आप देख लो, ये सारे कंज्यूमर रिलेटेड बिजनेसेस हैं। तो वही सारी चीज़ें अप्लाई की है। एंड एंटरप्रेन्योर भी बनना था, तो इसके थ्रू एंटरप्रेन्योर भी बन गए। एंड ये जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कई चीज़ें इससे सीख के मार्केट में लग जाती है, कई चीज़ें मार्केट से सीख के इसमें लग जाती है। नहीं तो प्रोसेस वही रहा, मास्टर इन वन। जो मार्केट में चलता है वही करेक्ट स्टार्टअप में भी चलता है तो अपना। बहुत ही मतलब अच्छा लगा सर। बट द बेस्ट पार्ट, मैं एक बात बोलना चाहूँगा बिफोर वी फिनिश, कि यू नीड टू हैव अ ब्रिलियंट टीम अराउंड यू। जैसे आपके भी यहाँ पे टीम है, लोग हैं, वैसे ही स्टार्टअप में वी हैव ग्रेट पीपल अराउंड अस, ग्रेट पार्टनर्स विद अस। तो वो हेल्प करता है कि मैं इतनी सारी चीज़ें कर पाऊँ। सो इट इज़ कूडोज गोज टू देम एज वेल। राइट, नहीं वो तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट ही है। Yes. बट मज़ा आया सर आज का ये जो इवनिंग बहुत का मज़ा टाइम आया। था। ये मेरे लिए सच में, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि इसको मैं एक पार्ट में डालूँ या 4 पार्ट में डालूँ, बट ऑब्वियसली वी विल पुट इन 1 पार्ट ओनली। ओके। तो ये लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज इसमें आपने एक्चुअली बहुत कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं जो मल्टीबैगर स्टॉक्स के होते हैं वो। तो थैंक यू सर। एंड अगर आप लोगों को भी पसंद आया है ये वीडियो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और आपको ये पॉडकास्ट में सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा, जो आपके माइंड में ऐसा पॉप हुआ, तो वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और सर का ट्विटर हैंडल है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब वहाँ पे जाके सर को थैंक यू भी ज़रूर बोलना, जिससे सर को पता चले कि हमारे वीडियोस देखने वाले लोग वापस से रिटर्न में थैंक यू भी बोलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।